हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो हियर वी कम विद अवर फाइनल कंपाइलेशन। जैसे कि आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था और मैंने भी आप लोगों को वादा किया था कि जो हमारा 23 पेपर्स का कंपाइलेशन है उसमें हम लोग एडिशन कर लेंगे विद अवर लेटेस्ट आरटीपीज, लेटेस्ट एमटीपी एंड लेटेस्ट एग्जाम पेपर। तो जो नवंबर 2024 की आरटीपी है और जो नवंबर 2024 का एमटीपी है और जो मई 2024 का पेपर है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब हो सकता है इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस एब्सोल्युटली रिपीटेटिव होंगे। तो जो क्वेश्चन पूरी तरीके से रिपीटेटिव होंगे, जिसमें ज़रा भी चेंज नहीं है, उन क्वेश्चंस को मैंने इग्नोर कर दिया है और मैंने पुराने कंपाइलेशन में वो क्वेश्चन कहाँ पढ़ते हैं उसका रेफरेंस भी दे दिया है, सो दैट आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, ये सही में रिपीट हुआ है, सर ने ये पहले हमको करवा दिया है, ठीक है? तो इंस्टीट्यूट भी कॉपी पेस्ट का काम करते रहता है। पुराने वाले आरटीपी से यहाँ का एमटीपी बनाता है, यहाँ के एमटीपी से वो बनाता है, इससे वो, इधर से उधर, इसकी टोपी उसके सर इंस्टीट्यूट करते रहता है, ठीक है? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे आज लेटेस्ट आपका आरटीपी नवंबर 2024, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है टोटल इनकम के ऊपर। जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है कि आपको टोटल इनकम निकालना है एसएससी का और ऑप्टिमम इनकम टैक्स निकालना है। ऑप्टिमम ऑप्टिमम मतलब बेस्ट निकालो। अब इसमें क्या करना होगा, एक तो नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा और एक आपको अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम 115 BAA वाला। जब नॉर्मल फॉलो करोगे तो उसमें रेगुलर प्रोविजन भी करना पड़ेगा, मैट भी करना पड़ेगा, विच एवर इज हायर वो देना पड़ेगा। सर डेटा दिया है क्वेश्चन में सब डेटा दिया है। और जब 115 BAA फॉलो करोगे तो 115 BAA के हिसाब से इनकम कंप्यूट कीजिए और टैक्स निकालो। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से, मैट भी नहीं 115 BAA भी, रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से टोटल इनकम और टैक्स निकाल लेंगे। सबसे पहले एसएससी एक इंडियन कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन हो सकता है, केयरफुल रहना। और फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो यहाँ पर देख लेना आगे कुछ इससे रिलेटेड प्रोविजंस भी हो सकते हैं। सबसे पहले 95,45,000 आपका प्रॉफिट है। सबसे पहले आपने 6 लाख रुपया खर्चा किया पब्लिक इशू के लिए, सेबी ने उसका क्लियरेंस नहीं दिया था, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने शेयर इशू के लिए कोई खर्चा किया तो वो डिसअलाउ हो जाता है। नेक्स्ट, आपने कुछ गुड्स परचेस किया था एमएसएमई वालों से और आपने उनको वादा किया था कि हम आपको 25 डेज में पैसा पे करेंगे और आपने 25 डेज में पैसा नहीं पे किया। तो अगर पैसा टाइम पे करोगे तो अक्रूवल बेसिस पे अलाउ होगा और अगर पैसा लेट पे करोगे तो पेमेंट बेसिस पे अलाउ होगा। लेकिन फॉर्चुनेटली इस साल में इस क्वेश्चन में पेमेंट भी सेम ही साल में हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं, आपको खर्चा अलाउ हो जाएगा। अगर ये पेमेंट अप्रैल में होता तो फिर आपको ये खर्चा इस साल में अलाउ नहीं होता क्योंकि आप लेट पेमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट वाला, अगर आप कुछ फ्री भी दे रहे हो मेडिकल प्रैक्टिशनर को, फार्मा कंपनी मेडिकल प्रैक्टिशनर को फ्री भी देगी, डिसअलाउ हो जाता है अंडर 37(1). डेप्रिसिएशन आपका डिसअलाउ हो जाएगा। वन टाइम लाइसेंस आप खरीद रहे हो, वो आपका फिक्स्ड असेट है तो उसका डेप्रिसिएशन लो, तो यहां से उसको माइनस कर दो और उसके ऊपर आप क्या करो, आपको वो डायरेक्टली आप डिडक्शन नहीं ले सकते हो 10 लाख का, आप यहां से माइनस करो, उसके ऊपर 25% डेप्रिसिएशन लो। असेट 180 डेज से ज्यादा यूज हुआ है तो फुल डेप्रिसिएशन ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका 35 एडी का प्रॉफिट है, वेयर हाउस है कुछ शुगर स्टोर करने के लिए, उससे प्रॉफिट आया आपको कितना, 17 लाख रुपए का, तो वो यहां से लेस करो, उसको अलग से दिखाओ। 35 एडी का बिजनेस शो करना होता है सेपरेटली, वो यहां पर नॉर्मल बिजनेस के साथ उसको मर्ज मत करो, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ पावर सब्सिडी मिली है आपको, तो ये कब टैक्सेबल होती है, जब भी रिसीव होगी तब टैक्सेबल है। अब ये ऑलरेडी पीएनएल में क्रेडिटेड है और आपको रिसीव हुआ, आपने पीएनएल में क्रेडिट कर दिया तो टैक्सेबल है, आपने ऑलरेडी क्रेडिट किया तो उसको कोई इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ग्रैंडफादरिंग। जब भी क्वेश्चन के अंदर 31 जन 2018 जाएगा समझ लेना ग्रैंडफादरिंग है। ग्रैंडफादरिंग मतलब आपको कॉस्ट कैसे निकालना पड़ेगा, कॉस्ट निकालना पड़ेगा आपका एफएमवी ऑन 31 जन 2018 कंपेयर विद द सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर, उसको कंपेयर करो कॉस्ट से, देन विच एवर इज हायर, ठीक है। यहां पर 4,80,000 का प्रॉफिट है, वो माइनस कर दो और फिर ग्रैंडफादरिंग अप्लाई करके कैपिटल गेन्स में अलग से कैपिटल गेन्स निकालो। 10% टैक्स लगेगा, 1 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा, 1 लाख तक एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, आपने कोई पीएनबी बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया है। अब बैंक अगर आपका प्रिंसिपल पोर्शन वेव करता है तो वो डीम्ड इनकम माना जाता है 41(1) में, बट ये पीएनएल में ऑलरेडी क्रेडिटेड है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बैंक आपका इंटरेस्ट वेव करता है तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है क्योंकि वो पहले अलाउ भी नहीं हुआ था ना, 43B में डिसअलाउ हो गया था क्योंकि पे नहीं हुआ था, अक्रूवल बेसिस पे तो अलाउ नहीं होता है, तो अब वेव करने पर उस पर टैक्स भी नहीं लग सकता है, तो ये आपको नेट प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा। उसके अलावा अभी नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने 50 नए वर्कर को हायर किया है, रेगुलर वर्कर को हायर किया है, 1 जुलाई से हायर किया है तो 9 महीने के लिए हायर किया है। 23,000 उनकी सैलरी एमोल्यूमेंट है पर मंथ 23,000, वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट भी करते हैं और उनको पेमेंट भी अकाउंट पे ही चेक से हो रहा है। तो ये सारे कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हो 80 JJAA के, तो 23,000 इंटू 50 एम्प्लॉइज इंटू 9 मंथ्स, ये आपका टोटल वैल्यू होगा, उसका 30% ले लो, 80 JJAA। याद करो ये 115 BAA में भी अलाउ होता है, वहां पर भी ये डिसअलाउ नहीं होता है। नेक्स्ट, कंपनी ने 40 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था कुछ वेयरहाउस में, उसमें से 25 लाख रुपया लैंड है, तो ये वेयरहाउस कौन सा है, वो शुगर वाला वेयरहाउस
लॉस है 3580 वाला, तो 25 लाख रुपए लैंड का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो 17 लाख का आपका प्रॉफिट था, आपको पता है 15 लाख रुपए का आपका डिडक्शन है, तो 15 लाख रुपए का डिडक्शन ले लो, 2 लाख रुपए का आपका 3580 का प्रॉफिट आ गया। उसके बाद इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, और आपके पिछले के पिछले साल का टर्नओवर 395 लाख है, सॉरी 395 करोड़ है, तो आपका टैक्स रेट हो जाएगा 25%। 25% टैक्स लगाओ, उसके ऊपर सरचार्ज लगाओ, अगर लगता है तो मुझे नहीं पता सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, वो इनकम देखना पड़ेगा, प्लस सेस लगाओ और देख लो, ये आपका पहला टैक्स हो गया। अब दूसरा आपका बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट यहां पे डायरेक्टली दिया इन्होंने 99.5 लाख, 99.5 लाख पे डायरेक्टली 15% टैक्स लगाओ, सरचार्ज नहीं लगेगा क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 4% सेस लगाओ, और अब चेक करो दोनों में से क्या भी हायर है, ये आपका पहला टैक्स होगा। अब 115BAA पे आओ, देखो 115BAA में यहां पर कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो भी आपका टोटल इनकम यहां पर आया था वो ले लो, उसके अंदर 3580 का डिडक्शन ऐड बैक कर दो, ठीक है। लेकिन 3580 का डिडक्शन ऐड बैक करने के बाद आपको डेप्रिसिएशन का डिडक्शन तो मिलेगा, तो उस बिल्डिंग के ऊपर 15 लाख की बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन ले लो, तो वो 10% डेप्रिसिएशन लेने पर आपको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। ये सब करने के बाद आपको जो भी अमाउंट आएगा वो टोटल इनकम हो जाएगी एज पर 115BAA, 22% टैक्स, 10% सरचार्ज हमेशा लगता है, 4% सेस लगेगा, यहां पर सरचार्ज इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है। फिर देखो कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, जिसमें कम टैक्स आता है उसके लिए चले जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, एक पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप फर्म क्या कर रही है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर 4 पार्टनर है, ए बी सी और एक नॉन वर्किंग पार्टनर भी है। ये पार्टनरशिप फर्म का नीचे सारा डेटा दिया गया है हमको, और उसके बाद में इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। पहले, द फर्म डू नॉट वांट टू गेट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, फर्म को ऑडिट फॉडिट नहीं करना है, एडवाइस द फर्म एंड कंप्यूट द टोटल इनकम। फर्म को बोलो 4480 के लिए चले जाए। कैसे जा सकती है सर, 2 करोड़ 80 लाख वाला जा सकता है 4480 में, क्यों नहीं जा सकता है, जरूर जा सकता है सर। कैसे जा सकता है, अमेंडमेंट आया ना बेटा कि 2 से 3 करोड़ वाला भी जा सकता है, अगर उसका कैश रिसीट इज अप टू 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर। तो उसका कैश रिसीट कितना है, देखो ये 10.5 लाख रुपया उसको कैश रिसीट मिला है, ये 2 लाख रुपया भी उसका कैश ही है। क्यों सर, अदर देन अकाउंट पे ही चेक कैश ही माना जाता है भाई, 4480 जाके पढ़ लो, एक चेक जो अकाउंट पे ही नहीं है, एक ड्राफ्ट जो अकाउंट पे नहीं है, वो कैश ही माना जाएगा, तो ये दोनों कैश माना जाएगा। तो कैश रिसीट कितना हो गया 12.5 लाख, टोटल टर्नओवर कितना हो गया 280 लाख, तो ये हो गया 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, 5% से कम है। देयरफॉर आप जा सकते हो 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर के लिए भी 4480 के लिए जा सकते हो। अब 4480 में इनकम कैसे निकालोगे, देखो 280 लाख का आपका टर्नओवर है, 12.5 लाख तो आपको कैश में आया, उस पर 8% इनकम आ जाएगी, और बची हुई इनकम के ऊपर बचे हुए टर्नओवर पे आपका 6% इनकम। अब क्या इसमें से कोई डिडक्शन मिलेगा, देखो जनरली तो कोई डिडक्शन मिलता नहीं है पीजीबीपी का, लेकिन बिजनेस लॉस का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर कुछ 75,000 का बिजनेस लॉस है, वो आप यहां से माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। अब ये आपका हो गया प्रॉफिट। अब उसके अंदर सेकंड पार्ट दिया है, कंप्यूट द टोटल इनकम, टोटल इनकम निकालो फर्म का। अगर वो 2 लाख के बदले 4 लाख हुआ तो कैश, अगर ये कैश है ना कैश, ये 2 लाख के बदले 4 लाख हुआ तो क्या होगा, तो देखो पूरी जिंदगी बदल जाएगी, वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे। सर कैसे बदलेंगे जिंदगी, वक्त जज्बात कैसे बदलेंगे, क्योंकि अब न्यूमरेटर आपका 12.5 लाख नहीं होगा, 14.5 लाख होगा, डिनोमिनेटर आपका 280 लाख पहले से, और ये देखो 5% से ज्यादा हो गया, अब आप 4480 के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब आपको अपना एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सर एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर 8,65,000 नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, सबसे पहले वो लिख लो। उसके बाद आपने देखो 15% का इंटरेस्ट दिया है, आपको सिर्फ 12% देना चाहिए था, तो 3% वो एड बैक करना पड़ेगा। उसके बाद रेम्यूनरेशन एड बैक करना पड़ेगा, कितना है सर, देखो क्वेश्चन में बोला गया चारों पार्टनर को आप 60,000 रुपया पर मंथ का रेम्यूनरेशन देते हो, तो 60,000 इंटू 12 इंटू 4 पार्टनर्स आपको आ जाएगा कितना 28.8 लाख, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद क्लर्क की सैलरी एड बैक कर दो, क्यों सर, वो क्लर्क को देखो 12,000 रुपया आप कैश में देते हो, पर एक दिन में एक बंदे को 10,000 से ज्यादा कैश नहीं दे सकते हो आप, 12,000 रुपया हर महीने कैश दे रहे हो उसको, और तो मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, 1,44,000 वो हो जाएगा। ये सब करने के बाद आपको लॉस आ गया, ऑलरेडी आपका लॉस है, ठीक है। अभी देखो आप कैपिटल गेन्स भी आपने पीएनएल में क्रेडिट किया है, कितना, कुछ 45 लाख रुपीज का कैपिटल गेन्स पीएनएल में क्रेडिट किया है, वो भी माइनस करो, वो माइनस करो। कैसे सर, 57 लाख में सेल किया, 12 लाख में खरीदा था कुछ जमीन वमीन, तो वो भी पीएनएल में क्रेडिट किया, वो भी माइनस करो। वो माइनस करने के बाद कैपिटल गेन्स के अंदर जाकर कैपिटल गेन सेपरेटली कैलकुलेट करो, ठीक है। कैपिटल गेन सेपरेटली कंप्यूट करना पड़ेगा, इंडेक्सेशन वो सब नाटक तुमको अप्लाई करना पड़ेगा, वो कंप्यूट करो सेपरेटली। उसके बाद रेम्यूनरेशन निकालो, रेम्यूनरेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, ऑलरेडी लॉस है, तो लॉस वालों को कितना डिडक्शन मिलता है, मैक्सिमम 1,50,000, वो भी माइनस कर दो। वो माइनस करने के बाद भी लॉस ही आएगा ना, जब ऑलरेडी लॉस है तो रेम्यूनरेशन माइनस करने के बाद लॉस आएगा, तो डोंट वरी, वो रेम्यूनरेशन आप क्या कर सकते हो, कैपिटल गेन से आके सेट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि वो बिजनेस लॉस आप कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो। क्यों सर, क्योंकि बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन्स। अच्छा ये पिछले साल का 75,000 सेट ऑफ नहीं कर सकता हूं, नहीं, पिछले साल का जो कैरी फॉरवर्ड करके आता है वो सिर्फ पीजीपीपी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, वो कैपिटल गेन से नहीं सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन करंट ईयर का जो बिजनेस लॉस है वो कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बिजनेस ट्रस्ट का क्वेश्चन है। एक बिजनेस ट्रस्ट है, वो 65% होल्ड करती है एच लिमिटेड में। एच लिमिटेड कौन है, एक एसपीवी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल।
व्हीकल। अब बिजनेस ट्रस्ट ने ये सारी इनकम कमाया, तो चलो देखते हैं जो इंटरेस्ट कमाया बिजनेस ट्रस्ट ने एसपीवी से, वो उस पे बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में माफ है और इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल। कितना टैक्सेबल? 70% टैक्सेबल, क्योंकि इन्वेस्टर जो है मिस्टर अर्पण वो 70% होल्ड कर रहा है, ठीक है। डिविडेंड इनकम बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में हमेशा माफ होगा, इन्वेस्टर के हाथ में माफ होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है एसपीवी ने 115BAA फॉलो किया है कि नहीं किया है। तो यहां देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा गया है, यस एसपीवी हैज ऑप्टेड फॉर 115BAA। अगर एसपीवी 115BAA फॉलो करता है तो इन्वेस्टर के हाथ में ये टैक्सेबल हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन डेवलपमेंट प्रॉपर्टी, इस पे बिजनेस ट्रस्ट टैक्स भरेगा एमएमआर के ऊपर, इन्वेस्टर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर, इस पे भी बिजनेस ट्रस्ट टैक्स भरेगा एमएमआर पे, इन्वेस्टर के हाथ में माफ होता है। और रेंटल इनकम पे बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में माफ होता है, इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल होता है। यहां तक तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन में धमाका आने वाला है ना, वो तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। क्या है सर उस धमाके के अंदर? इसके अंदर एक अमेंडमेंट डाला है इन्होंने बिजनेस ट्रस्ट का। आपको याद होगा कि बिजनेस ट्रस्ट के अंदर जो बिजनेस ट्रस्ट अपने इन्वेस्टर्स को डेट का रीपेमेंट करता है, किसका रीपेमेंट करता है? डेट का रीपेमेंट। जो ओवर एंड अबाव कुछ देता है, ओवर एंड अबाव, इन सब के ओवर एंड अबाव जो इन्वेस्टर को दे रहा है वो डेट रीपेमेंट माना जाएगा, और अब से वो डेट रीपेमेंट भी इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो देखो बिजनेस ट्रस्ट ने इन्वेस्टर को कितना पैसा दिया? 20 करोड़ रुपीस दिया। कितना? 20 करोड़ रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किया। उसमें से इस बंदे को कितना डिस्ट्रीब्यूट किया होगा? 14 करोड़ रुपया किया होगा, वो बाद में करेंगे। फिलहाल हम लोग टोटल का आंसर निकालते हैं, अभी मल्टीप्लाई बाय 70% एंड में करेंगे। तो 20 करोड़ रुपीस बिजनेस ट्रस्ट ने किसको दिया? इन्वेस्टर को दिया। उसमें से गवर्नमेंट बोलती है जितना भी पैसा बिजनेस ट्रस्ट या इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल हुआ या एग्जेम्प्ट हुआ, जो भी इंटरेस्ट, डिविडेंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, ये वाला इंटरेस्ट, ये वाला, ये सब चीज तो माइनस कर दे। ये सब चीज माइनस करूंगा ना तो 17.32 करोड़ आएगा। कितना आएगा? 17.32। कैसे करूंगा? यहां पर मैं ले लूंगा, ये ले लूंगा, ये ले लूंगा, ये ले लूंगा, ये ले लूंगा, इसका 70% ये सब ले लूंगा मैं, ठीक है। ये सब ले लूंगा तो मेरे को 17.32 करोड़ आता है। आप चेक कर लेना चाहिए तो, ठीक है, यू कैन चेक इट। 12 + 2 + 1.2 + 12 lakhs + 2 करोड़, ये सब मिलाकर 17.32 करोड़। तो 2.68 करोड़ क्या है? ये बिजनेस ट्रस्ट ने टोटल आपको ये डिफरेंस लेने के बाद 2.6268 करोड़ आ जाता है, ठीक है। अब इसका 70% लोगे तो वो मुझे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मैं कौन हूं? मैं हूं इन्वेस्टर, तो इसका 70% आ जाएगा 1.876 करोड़। अब गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाया 56 टू 12 के अंदर, बोला कि माइनस आपने यूनिट कितने में खरीदा था? आपने यूनिट 1.5 करोड़ में खरीदा था, और आपको पैसा कितना मिल रहा है? आपको पैसा मिल रहा है 1.876 करोड़। तो आपको जो ओवर एंड अबाव आपका यूनिट प्राइस मिल रहा है ना, जितने के आपने यूनिट्स खरीदा था, उसके ऊपर जो पैसा मिल रहा है वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? बहुत जबरदस्त है कि जो भी बिजनेस ट्रस्ट आपको पैसा दे रहा है उसमें से जो बिजनेस ट्रस्ट और आपने कमाया सब माइनस कर डालो, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसका 70% ले लो। 70% मतलब जो आपको मिला वो शेयर, वो 70 भी हो सकता है, 60 भी हो, फिर वो जो मिला वो आपका है, ठीक है। उसमें से देखो आपको क्या आपके यूनिट से ज्यादा मिल रहा है। अगर आपको आपके यूनिट से ज्यादा मिल रहा है तो जो भी डिफरेंशियल अमाउंट हो जाएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगा 56 टू 12 के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहां पर एक टेलीकॉम कंपनी केस लॉ के ऊपर है, भारतीय सेलुलर लिमिटेड। वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को उन्होंने क्या दिया? प्रीपेड प्रोडक्ट दे दिया, जैसे सिम कार्ड विम कार्ड दे दिया बेचने के लिए, ठीक है। और बोला कि आप बेचो, बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा मुझे दे देना, अपना पैसा थोड़ा रख लेना, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच में ना प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप नहीं है, प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है। मतलब कंपनी ने क्या किया? सिम कार्ड एजेंट जो एजेंट्स है उनको बोला ये सिम कार्ड आप खरीद लो, ठीक है, बिका तो अच्छी बात है, नहीं बिका तो वो आपका है, ठीक है, हमारा हेडेक नहीं है। तो ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप नहीं है, ये प्रिंसिपल रिलेशनशिप है। देखो दो किस्म के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अगर कंपनी एजेंट को ये बोलती ना डिस्ट्रीब्यूटर को ये सिम कार्ड रखो, बिका तो अच्छी बात है, नहीं बिका तो वापस दे देना, तो ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है। इसमें जो आप कमाओगे वो कमीशन है, और कमीशन है तो टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी एजेंट को बोलती है कि ये सिम कार्ड रखो, ये बिका तो अच्छी बात है, नहीं बिका तो ये आपका हेडेक है, तो इस केस में एजेंट ने आपको कमीशन के लिए नहीं खरीदा है, उसने आपसे परचेस कर लिया है। तो उस केस में वो आपसे परचेस कर लेगा तो फिर वो उसका कमीशन नहीं, वो जो भी कमा रहा है वो मार्जिन है उसका, वो प्रॉफिट मार्जिन है। वो परचेस कर रहा है, वो सेल कर रहा है, वो प्रॉफिट मार्जिन है। तो वो 194H के अंदर टीडीएस नहीं आएगा, वो बोला गया इस पर्टिकुलर केस लॉ के अंदर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि एक एसएससी ने एक ने सर्वे कर दिया। कहां पर सर्वे कर दिया? एक स्पोर्ट्स क्लब में सर्वे कर दिया रात में 9:30 बजे, तो कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और वो स्पोर्ट्स जो क्लब है वो कभी खुला रहता है सुबह 10 बजे, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, ठीक है। नाउ द ओनर का क्या कहना है? एओ कैन नॉट एंटर आफ्टर द सनसेट एंड लेट नाइट। ओनर का ये कहना है कि वो सनसेट के बाद नहीं एंटर कर सकता है। ऐसा कुछ भी लॉ नहीं है। लॉ है, मैं मानता हूं कि सनसेट के बाद एंटर नहीं कर सकता है, लेकिन
आपका बिज़नेस आवर्स ही रात में 10 बजे तक खुला है, तो रात में 9 बजे मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? अगर आपका बिज़नेस आवर्स रात में खुला है, तो मैं रात में 9 बजे भी जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बजे तक खुला है, मैं साढ़े बजे 9 बजे आ रहा हूँ, तो मैं टाइम के पहले आ रहा हूँ। बस मेरे को क्या करना चाहिए था, मेरे को एक अप्रूवल ले लेना चाहिए था। हम लोग अज़्यूम कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि एओ ने प्रिंसिपल, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर में से किसी एक से अप्रूवल लिया होगा। अगर अप्रूवल लिया होगा, तो एओ करेक्ट है, अदरवाइज़ एओ रॉन्ग है, ठीक है? ये क्वेश्चन में लिखा नहीं है एओ ने अप्रूवल लिया कि नहीं लिया, ये क्वेश्चन बहुत साइलेंट है इसके ऊपर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। एओ क्या उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और कैश लेके जा सकता है? देखो, सर्वे के अंदर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो लेके जा सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके जाने के लिए भी अगर 15 दिन से ज्यादा के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके जा रहा है, तो उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। 15 दिन से ज्यादा के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट लेके जा रहा है, तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। कैश तो बिल्कुल भी वो लेके नहीं जा सकता, ठीक है? सर्वे के केस में ही कैन नॉट टेक कैश, ही ओनली हैज द पावर टू टेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये चेक कर लेना, ठीक है? अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। स्टेट विद रीजन द पेनल्टी लेवेबल, आपको बताना है इन सब में पेनल्टी कितनी लगेगी। सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट फंड है, उसने अपना इन्वेस्टमेंट फंड का जो रिपोर्ट भरना होता है वो भरा नहीं, ठीक है? तो कब तक भरना होता है? वो 90 डेज के अंदर भरना होता है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो उसको 29 जून तक भरना चाहिए था, उसने भरा 31 जुलाई को। तो क्या उसको पेनल्टी लगेगी? हाँ लगेगी। 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगती है अंडर सेक्शन 271 एफएबी। 271 एफएबी में 5 लाख रुपए की पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है? उसके बाद एक केटर है, उसने 1 लाख रुपया कैश में लिया और 9 लाख रुपया अकाउंट पे चेक में लिया, तो क्या उसको पेनल्टी लगेगी? नहीं लगेगी। अगर वो 2 लाख या उससे ज्यादा कैश में लेता, तो उसको 271 डीबी के डीए के अंदर पेनल्टी लगती, तो 271 डीए में। लेकिन उसने 2 लाख से कम कैश में लिया, बाकी जो 9 लाख वो तो ऑनलाइन लिया उसने अकाउंट पे चेक से, तो उसको पेनल्टी कुछ नहीं लगेगी। तीसरा, द प्रेमाइसेस ऑफ टिप लिमिटेड वाज सर्च, तो उसका एक कंपनी है, उसका प्रेमाइस सर्च हो गया और 18 करोड़ रुपए की इनकम मिली, और कंपनी ने उसको स्टेटमेंट भर के एडमिट नहीं किया। देखो, अगर कंपनी स्टेटमेंट भर के एडमिट भी कर देती ना, तो भी फर्क नहीं पड़ता। 271 ए बी में 30% तो टैक्स लगी जाता, ठीक है? पेनल्टी लगी जाती। देखो, इसके ऊपर 271 ए बी करके एक सेक्शन है। अचानक से गवर्नमेंट आती है, सर्च करती है और बोलती है पैसा कहां से आया, तो आप बोलते हो ये तो लास्ट ईयर का ही है, ये तो करंट ईयर का ही है, तो आपको प्रूव करना होता है स्टेटमेंट भर के। प्रूव भी करोगे तो भी 30% पेनल्टी लगेगा, प्रूव नहीं करोगे तो 60% लगेगा। इसलिए इस केस में उसको कितना लग गया? 60% पेनल्टी लग गया, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर राम प्रकाश एक रेजिडेंट है, 58 ईयर्स की एज है, उनका बिजनेस है इंडिया में, फॉरेन कंट्रीज में भी बिजनेस है, एक्स कंट्री में, वाई कंट्री में, इंडिया का, दोनों देशों के साथ कोई डीटी डबल नहीं है। तो ये यूनिलैटरल रिलीफ का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? अब कंट्री एक्स है, कंट्री वाई है और इंडिया है, ठीक है? कंट्री एक्स और कंट्री वाई के अंदर रेंटल कमा रहे हैं, तो सबसे पहले रेंटल ले लो। कंट्री वाई का भी रेंटल ले लो, ठीक है? शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, द पार्टनरशिप डीड वाज नॉट एविडेंस बाय, तो ठीक है, ये सारा लॉस ये क्या कर दो, माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिजनेस इनकम ले लो, ये बिजनेस इनकम, ये आपको पहले क्या करना है, नॉर्मल इनकम कंप्यूट करना है, तो उसमें सब कुछ लेना पड़ेगा। ये 1,80,000 भी लेना पड़ेगा। जब हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करोगे तो 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देना पड़ेगा दोनों के लिए। फिर ये एसटीसीजी लेना पड़ेगा। ये एसटीसीजी के ऊपर आपने क्या है, कुछ घर वर भी खरीदा है, ठीक है? इसको बचाने के लिए, सॉरी एसटीसीजी को बचाने के लिए नहीं, एलटीसीजी को बचाने के लिए 25 लाख रुपए का घर भी खरीदा है, तो वो भी माइनस कर दो, 12 लाख रुपए का आपका एलटीसीजी आएगा। उसके बाद बाहर की कुछ एग्रीकल्चर इनकम है, ये दोनों तो टैक्सेबल है। ये वाली एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है, 5,20,000। लेकिन याद रखना, ये जो 5,20,000 की एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है, देखो ये दोनों तो टैक्सेबल है, इसको तो आप इनकम में ऐड कर दोगे। लेकिन ये 5,20,000 वाली जो एग्जाम्प्ट है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल इंटीग्रेशन में लेकर टैक्स कंप्यूट करते समय बहुत केयरफुली कंप्यूट करना पड़ेगा। कैसे कंप्यूट करोगे? सबसे पहले टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम, स्टेप नंबर 1। उसके बाद टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, स्टेप नंबर 2। और उसके बाद में दोनों को माइनस करके पता लगाओगे आपका फाइनल टैक्स कितना आएगा, फिर सरचार्ज एंड सेस एप्लीकेबल होता है, ठीक है? और यहाँ पर नीचे आपको अलग अलग देशों का टैक्स रेट दिया गया है, ठीक है? अब कंट्री एक्स का आपको टैक्स रेट जो दिया गया है वो डायरेक्टली नहीं दिया गया, स्लैब रेट्स में दिया गया है, तो इसका भी आपको एवरेज रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है? कि कंट्री एक्स की इनकम कितनी है, उसको एवरेज लो और उसका फिर एवरेज रेट निकालो। कंट्री वाई का कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्टली 27% आपका फ्लैट रेट दिया गया है, तो उसका 27% फ्लैट रेट आ जाएगा। लेकिन कंट्री एक्स का पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। उसके लिए पहले कंट्री एक्स में कितनी इनकम टैक्सेबल है वो पता लगाना पड़ेगा। कंट्री एक्स में 2.5 लाख रुपए का ग्रॉस रेंटल टैक्सेबल है, तो क्या कंट्री एक्स में कोई डिडक्शन मिलता है? कंट्री एक्स में नो स्टैट्यूटरी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो कंट्री एक्स में डायरेक्ट 2.5 लाख रुपए टैक्सेबल है, ठीक है? उसके बाद लॉस फ्रॉम द फॉर्म ब्ला 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 कैन बी सेट ऑफ, कंट्री एक्स में लॉस भी सेट ऑफ नहीं हो रहा है, तो ये लॉस भी कंट्री एक्स में लैप्स हो जाएगा। तो कंट्री एक्स की इनकम कितनी हो जाएगी, 2.5 लाख ही है, 2,80,000 ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, और ये 3,40,000। अब इसके ऊपर आपको कंट्री एक्स का स्लैब रेट मारना पड़ेगा, तो आपको कंट्री एक्स का क्या आ जाएगा, कंट्री एक्स का टैक्स आ जाएगा, डिवाइड बाय कंट्री एक्स की इनकम आ जाएगी, तो कंट्री एक्स का एवरेज रेट आ जाएगा आपको, ठीक है? और वो एवरेज रेट को फिर आप इंडिया के एवरेज रेट से कंपेयर करोगे। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा काम है आपको, वो यही दिया गया, ठीक है? साथ साथ में क्वेश्चन में बोला है कि आपको क्या फॉलो करना है, 115 बीएससी फॉलो करना है, तो आप 115 बीएससी फॉलो करोगे, तो आप ये पीपीएफ बीपीएफ का डिडक्शन आपको 115 बीएससी में नहीं मिलता, ये सभी को पता है, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आपको क्या करना है, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन
क्वेश्चन है, पहले सारी इनकम ले लेना है, ये सब लॉस सेट ऑफ कर लेना है, सब कुछ कर लेना है, कैपिटल गेन्स का एग्जाम्पशन भी ले लेना है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लेना है, लॉस भी सेट ऑफ कर लेना है, टैक्स निकालना है, एटीसी का डिडक्शन नहीं लोगे, टैक्स निकालना है। टैक्स निकालते समय पार्शियल इंटीग्रेशन का ख्याल रखना है कि आपको कैसे स्टेप 1 स्टेप 2 करके टैक्स निकालना है। उसके बाद आपको कंट्री एक्स का एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। उसके लिए कंट्री एक्स की सारी इनकम ले लो, लॉस सेट ऑफ नहीं करना, ठीक है। उसको इस स्लैब रेट्स पे अप्लाई कीजिए और एक एवरेज रेट निकालिए। वो एवरेज रेट जो भी आएगा वो एवरेज रेट आपका कंट्री एक्स का टैक्स रेट का एवरेज होगा। उसके बाद आप डब्ल्यू टैक्स इनकम के ऊपर विच एवर इज लोअर रेट है वो अप्लाई कीजिए और उतना आपको इंडिया के अंदर रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोयम का क्वेश्चन है, देख लेते चलो। पीटर करके एक कंपनी है, वो इनकॉर्पोरेटेड है अंडर द लॉस ऑफ यूएसए, यूएसए में इनकॉर्पोरेटेड है। उसके ग्लोबल असेट्स कितने हैं? 50 करोड़ है। और इंडिया के असेट्स कितने हैं? 25 करोड़ के, ठीक है। इंडिया के असेट्स उसके 25 करोड़ के। तो इसने एबीओआई टेस्ट फेल कर दिया। कैसे फेल कर दिया सर? एबीओआई टेस्ट कैसे फेल हो गया? क्योंकि ग्लोबल असेट 50 करोड़ है, इंडिया के असेट 25 करोड़ है। एबीओआई टेस्ट का पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या है कि इंडिया के असेट शुड बी लेस देन 50% ऑफ द टोटल असेट्स। तो ये एबीओआई टेस्ट उसका फेल हो गया, ठीक है। उसके साथ उसका टर्नओवर कितना है? 90 करोड़ है। उसका एबीओआई टेस्ट फेल हो गया। तो फिर कैसे डिटरमाइन करते हो पोएम? अगर एबीओआई टेस्ट फेल हो जाएगा तो फिर पोएम और तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, और फैक्टर्स दिए सीबीडीटी ने। तो यहां पर देखेंगे उसकी 10 बोर्ड मीटिंग है, उसमें से 4 इंडिया में हुए। जो इंडिया में बोर्ड मीटिंग्स हुई है ना, उसके अंदर कंपनी ने की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन सारे इंडिया में हो गए। तो की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन सारे इंडिया में हो गए, और सारे अगर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन इंडिया में हुए तो उसका पोएम इंडिया में हो जाएगा, ठीक है। एबीओआई की वजह से नहीं, बल्कि एबीओआई टेस्ट पास नहीं कर पाया तो अदर कंडीशंस की वजह से उसका पोएम इंडिया में हो गया, क्योंकि की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन इंडिया में हो रहे तो पोएम इंडिया में हो गई। अब अगर ऐसी फॉरेन कंपनी को आप पेमेंट करते हो, किस चीज का पेमेंट करते हो? प्रोफेशनल फीस का। तो क्या 194 में काटोगे, 195 में काटोगे? ऐसा अपने क्लास में बहुत बार किया है, ठीक है। याद करो 115 JH के नीचे जो नोटिफिकेशन थी सीबीडीटी की 2018 वाली, इसमें क्या बोला गया है कि पोएम की वजह से अगर फॉरेन कंपनी अगर रेजिडेंट बन जाती है तो वो फॉरेन कंपनी भी है, वो रेजिडेंट भी है। तो ऐसे केस में उसका टीडीएस काटते समय आप 195 समझ के टीडीएस काटो, 194J रेजिडेंट समझ के टीडीएस मत काटो, बल्कि आप उसको नॉन रेजिडेंट समझ के टीडीएस काटो, ठीक है। तो उसको आप फॉरेन कंपनी समझ के टीडीएस काटो, आप रेजिडेंट समझ के टीडीएस मत काटो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है। बी लिमिटेड एक कंपनी है, इट इज लोकेटेड इन एसईजेड, और एक फॉरेन कंपनी का इज होल्डिंग 30% शेयर्स इन एंड वोटिंग पावर। तो 30% शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो दोनों बन गए एसोसिएट एंटरप्राइज। अब आप ज्यादा में बेच रहे हो, कम में बेच रहे हो, वो सिंपल सा क्वेश्चन है। बी लिमिटेड 90,000 यूनिट बेच रहा है एलईडी को, और 10 रुपए में, और वही दूसरे लोगों को बेचता है 12 रुपए में। तो डिफरेंशियल अमाउंट ले लो, 90,000 इंटू $2 इंटू 85 रुपीज नीचे दिया गया डॉलर का रेट, ठीक है। कहीं तो दिया गया नीचे ऊपर, कहीं तो है, हाँ यहाँ पर है, वो डॉलर का रेट है। उसी तरीके से नेक्स्ट वाला 35 लाख रुपया बोरो किया है और उसके लिए 15,000 रुपए की गारंटी पे कर रहा है। दूसरे लोग तो सिर्फ 12,000 पे कर रहे, तो आप 15,000 क्यों पे कर रहे हो? आप 3,000 ज्यादा पे कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 85। उसके बाद उसी तरीके से आप कुछ सामने वाले को 4,000 2,000 डॉलर यहां पर भी एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई बाय 85। तो वो जो भी आएगा आपका ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट होगा। और इसके ऊपर अगर ये एडजस्टमेंट एओ ने किया है तो क्या इस अमाउंट पे आपको 10AA का डिडक्शन मिलेगा? इस अमाउंट पे आपको 10AA का डिडक्शन नहीं मिलता है। याद करो, अगर एओ आपकी इनकम बढ़ाता है, आर्म्स लेंथ प्राइस बढ़ाता है, तो 10AA और चैप्टर 6 का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये है आपका आरटीपी नवंबर 2024। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो चलिए एमटीपी सीरीज 1 नवंबर 2024, इसमें बहुत कुछ बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट अभी आप देखोगे ना, एक एक क्वेश्चन इसके अंदर सारे के सारे रिपीट हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये देखो सबसे पहला वाला क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे, एक आध क्वेश्चन इसके अंदर मैंने सबका रेफरेंस दिया हूं। ये जो पहला क्वेश्चन है ये पूरा रिपीट हुआ है, मैं आपके सामने काट रहा हूं, देखो देखो। मुझे कुछ नहीं जाता है, मैं वापस बोल दूंगा, लेकिन तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक ही चीज को 2 बार सुनने का क्या सेंस बनता है? ठीक है, एग्जाम के दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कर रहे हैं ना ये सब कुछ, ये सब थोड़ी हम लोग स्टडी लीव में पढ़ने के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग एग्जाम के लास्ट डे के हिसाब से कर रहे हैं। तो जो चीज रिपीट हो रही है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कट कर रहे हैं। और हम लोग जो चीज रिपीट नहीं हो रही वो हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि हमने ज्यादा से ज्यादा पेपर एग्जाम में करके गए। देखो जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा ना तो पेपर डिफिकल्ट भी आता है ना, तो अपना आसान से काम हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो आप 100 पेपर भी कर लो, कोई मतलब नहीं है। तो अभी हम लोग जो भी एडिशनल पेपर अभी कर रहे हैं इस कंपाइलेशन में, वो सिर्फ कॉन्फिडेंस को एक्स्ट्रा बूस्ट करने के लिए, और कोई रीजन नहीं है। मैक्सिमम चीजें आपके 23 पेपर्स में कंपाइलेशन में कवर हो ही चुकी है, ठीक है। हाँ, नवंबर 24 का आरटीपी अच्छा था, उसमें नए पॉइंट्स थे, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स थे, मैं मानता हूं। लेकिन एमटीपीज में इन्होंने कुछ भी नहीं रखा है, पूरा का पूरा रिपीट कर दिया है। 5 मिनट में मेरा पूरा का पूरा एमटीपी खत्म हो जाएगा। ये देखो पहला वाला क्वेश्चन पूरा रिपीट हुआ है, मैंने रेफरेंस दे दिया है, जाकर चेक कर लेना, एमटीपी सीरीज 2 मई 24। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम, मैंने रेफरेंस दे दिया है, एमटीपी सीरीज 2 नवंबर 2023, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पूरा पूरा का पूरा सेम, एमटीपी सीरीज 1 मई
मई 2024, मैंने रेफरेंस दे दिया है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन क्लास में तो किया है अपन ने पहले, लेकिन अभी ये कहीं पे रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसको पढ़ा देता हूं। ठीक है, एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 12 AB में रजिस्टर्ड है, 2024 के अंदर उसने 21 लाख रुपए की इनकम कमाया। कहां कहां से इनकम कमाया? ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से इनकम कमाया, कुछ बिजनेस से कमाया, कुछ पब्लिक से डोनेशन लिया। 11.6 लाख रुपीस का उसने चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्चा किया। लेकिन इस 11.6 लाख के अंदर रीपेमेंट ऑफ लोन है 3.6 लाख, जिसका उसने पहले ऑलरेडी डिडक्शन ले लिया था। इस 3.6 लाख का उसने डिडक्शन पहले ले चुका है। तो देखो अब इनकम कैसे निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले 10 लाख रुपए की ये इनकम लिख दूंगा। 4 लाख रुपए का उसका बिजनेस है जो इंसिडेंटल टू द ऑब्जेक्ट्स है। इंसिडेंटल टू द ऑब्जेक्ट्स है तो उसका एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर इंसिडेंटल टू द ऑब्जेक्ट्स नहीं होता था तो फिर इस पर डायरेक्ट टैक्स लग जाता था, यहां पर आता ही नहीं था वो। ठीक है, उसके बाद 7 लाख रुपए का जो वॉलंटरी डोनेशन मिला है, ये सब 21 लाख रुपया होता है, जो ऊपर भी लिखा हुआ है। अब 21 लाख में से 15% का आपको फ्लैट एग्जेम्पशन 17.85। अब इस 11.6 लाख में से 3.6 लाख क्या है? रीपेमेंट ऑफ लोन है। उसका आपने पहले ऑलरेडी एप्लीकेशन ऑफ इनकम के तौर पर डिडक्शन ले लिया है, तो अब रीपेमेंट ऑफ लोन पे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये 8 लाख रुपीस का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। 11.6 माइनस 3.6। आप बोलोगे सर प्रोविजन है सर कि लोन का तो रीपेमेंट करने पर ही डिडक्शन मिलता है, वो 2021 के बाद आया, 2021 के पहले ऐसा नहीं था। अब मान लो किसी ने 2021 के पहले खर्चा लोन लिया, से 2020 में किसी ने लोन लिया और उससे खर्चा किया, तो तब तो खर्चा करने पे डिडक्शन मिल जाता था। तो अब उसका रीपेमेंट करोगे तो क्या रीपेमेंट करने पर वापस डिडक्शन मांगोगे? आप नहीं मांगोगे, क्योंकि उस टाइम पे आपने एक्सपेंस करने पर ही डिडक्शन ले लिया था। तो अब रीपेमेंट करने पे वापस से डिडक्शन मांगने का आपको कोई हक नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो अपना ट्रेडिशनल बन चुका था कि ये 50 बार कर चुके। 3 करोड़ रुपया हॉस्पिटल से मिला, 4 करोड़ रुपया एजुकेशन से मिला, मर्ज करके 5 करोड़ की लिमिट चेक करने का, क्या अलग अलग चेक करने का, मेरे को बोलने में भी शर्म आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया है, पहले जाकर चेक करना। सेम एज एमटीपी सीरीज 2 नवंबर 2023। मैंने इसलिए रेफरेंस डाल दिया है ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि ये फेक रहा है। मैं कोई फेंकने वाले काम नहीं करता हूं, आप सभी को पता है। नीचे कमेंट करके बताओ प्लीज, क्या मैं कोई ऐसे काम करता हूं जिससे बच्चों का कोई नुकसान हो? नीचे कमेंट करके बताओ। क्या मैंने आप लोगों के साथ कभी कोई धोखाधड़ी, ऐसे कोई काम किया कि पढ़ाया और फिर छोड़ दिया? ऐसे कोई काम किया मैंने आपसे फीस दिया और उसके बाद में मैंने आपको जो प्रॉमिस किया वो पूरा नहीं किया? वो काम मैं करता ही नहीं हूं, मेरे दिल से वो बात निकल ही नहीं सकती है। मेरे दिल में वो बात रह जाएगी अगर ऐसे मैं कोई काम करूंगा। अगर मैंने आपको एक्स का प्रॉमिस किया है तो मैं एक्स प्लस करूंगा, अगर मैंने वाई का प्रॉमिस किया है तो वाई प्लस करूंगा। मैं वाई माइनस या एक्स माइनस करने वालों में से नहीं हूं प्लीज। तो यहां पर जो रिपीट हो रहा है वो रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसको बोलने का कोई सेंस नहीं बनता है, बेवकूफी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये कहीं मुझे रिपीट नहीं दिखा, लेकिन ये सिमिलर क्वेश्चन ही है। रिपीट नहीं दिखा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। मिस्टर मुकेश एक इंडिविजुअल है, उसका पिछले साल का टर्नओवर 3.2 करोड़ है, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, अब उसने एक घर खरीदा, सॉरी, उसने एक घर के रिपेयर के लिए 3 लाख रुपए खर्चा किया। तो क्या 194C लगेगा? नहीं लगेगा। 194C पर्सनल पर्पस के लिए नहीं लगता है। ठीक है, क्या 194M लगेगा? 194M भी नहीं लगेगा। क्यों? 194M के लिए 50 लाख से ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तो ही 194M लगता है। अब उसने 75,000 का कमीशन पे किया फॉर बिजनेस। क्या 194H लगेगा? उसको 194H लगेगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, मुकेश एक इंडिविजुअल है और 15,000 से ज्यादा कमीशन दे रहा है। खत्म हो गया, 194H इज एप्लीकेबल। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी पूरा का पूरा रिपीटेड है। यहां पर देखना, क्वेश्चन नंबर 35 ऑफ आरटीपी नवंबर 2023। डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन नंबर ही लिख डाला यहां पर। नेक्स्ट वाला, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो 50 बहुत ही चिंदिया एमटीपी डाला है। एमटी ये वाले एमटीपी से, इस अटेम्प्ट के एमटीपी से कोई उम्मीद मत लगाओ। दोनों एमटीपी निहायत ही बकवास है, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर आईसीआई वाले सुन रहे हैं तो सुनो, तुम लोगों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि ढंग का थोड़ा सा एमटीपी डालो। एमटीपी इतने बकवास डालोगे और बच्चों को पेपर में डालोगे एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चन, तो आपके मॉक टेस्ट पे अगले बार से कोई भरोसा नहीं करेगा। ऐसे काम मत किया करो प्लीज। एमटीपी में आप थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन डालो, एकदम एडवांस डालो, फिर पेपर में थोड़े इजी डालो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, बच्चे को डिटेल प्रैक्टिस मिलती है उससे। आप ऐसे चिंदी क्वेश्चन डालोगे पूरे के पूरे अपने ही पेपर में से कॉपी मार मार के आगे पेस्ट कर डालोगे। कितने क्वेश्चन जो कॉपी मार रहे हैं ना, सेम टू सेम नंबर्स के साथ कॉपी मारा है, कुछ भी चेंज नहीं किया। ऐसी हरकतें करोगे तो फिर बच्चे कैसा मतलब आपको सीरियसली लेंगे? ऐसे मत करो प्लीज। नाउ यहां पर एक बंदे ने लीज पर लिया है, क्या लिया है? बिल्डिंग लीज पे लिया है। 20,000 रुपया पर मंथ लीज पर बिल्डिंग लिया है, और साथ साथ में हायर चार्जेस भी दे रहा है 18,000 रुपया पर मंथ। तो आप चेक करो, दोनों को क्या करना होता है? आपको कंबाइन करके चेक करना होता है। याद है आपको 194I में जो 2,40,000 की लिमिट है, वो कंबाइन करके बिल्डिंग की, लैंड की, फर्नीचर की, प्लांट की, मशीनरी सब कंबाइन होती है और फिर चेक किया जाता है 2,40,000 क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो 10% टीडीएस बिल्डिंग पे कटेगा, और फर्नीचर भी 10% कटेगा, और प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट पे 2% टीडीएस कटेगा। क्या यहां पर क्रॉस हो रहा है? यस, 1,40,000 और 1,08,000 क्रॉस हो रहा है। ठीक है, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी पूरा का पूरा लास्ट आरटीपी से ही छाप लिया। देखो एमटीपी सीरीज 1, थोड़ी शर्म भी नहीं की कि 4 आरटीपी पीछे जाके छापो। ये नहीं कि लास्ट आरटीपी का इस एमटीपी में चिपका दो, अब इस बार के एमटीपी का नेक्स्ट बार के आरटीपी में चिपका देंगे, बस यही काम करेंगे। नया क्वेश्चन बनाने के इतने इनमें हिम्मत नहीं है, सिर्फ एग्जाम के लिए बनाएंगे आराम आराम से बैठ के। ठीक है, आरटीपी मई 2024,
आरटीपी मई 2024 का पूरा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, जाकर चेक कर लेना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ जैन 2021 पेपर है, पूरा का पूरा। यहां पर मैं सिर्फ टाइम पास कराने आया हूं क्या आप लोगों को, सेम बताने आया हूं कि हाँ बेटा ये क्वेश्चन यहां पर आया, ये क्वेश्चन इतना इरिटेट हो रहा है मेरे को जब मैं खुद कर रहा था, मुझे ढूंढने में कितना टाइम लगा पता है एक एक क्वेश्चन को, कि कौन सा क्वेश्चन कहां पर दिया गया, कहां पर दिया। ये मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि आप लोगों की जिंदगी आसान हो जाए, आप लोगों को अननेसेसरी क्वेश्चन वापस से रिपीट ना करना पड़े, ये होपलेस इंस्टीट्यूट की वजह से। ये वाला क्वेश्चन भी पूरा का पूरा रिपीट हो गया है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने रेफरेंस दे दिया, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा रिपीट हो गया, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी पूरा का पूरा रिपीटेड है, ये सब रिपीटेड है, ये सब रिपीटेड है, ये सब रिपीटेड है, ये पूरा का पूरा एमटीपी ही क्या है, रिपीटेड एमटीपी है। बस एक दो क्वेश्चन इसमें नए थे, वो भी ऐसे कोई नए नहीं थे, क्लास में ऑलरेडी किए हमने वो सब। चलिए एक और घटिया एमटीपी की तरफ बढ़ते हैं, एमटीपी नवंबर 2024। अब इसमें क्या किया इंस्टीट्यूट ने, देखते चलो, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ा सा अलग कुछ नहीं है, एक भी एडजस्टमेंट्स ऐसे नहीं होंगे जो हमने किए नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे को कहीं पिछले वाले 23 पेपर्स में कहीं मिला नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं। सबसे पहले एसएससी इज एंगेज इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट, ठीक है। अब अपने को क्या फॉलो करना है, नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करना है, 115 BAA फॉलो नहीं करना है, तो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से इसका जवाब देंगे। 72 लाख का प्रॉफिट है, डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट वाला एडबैक हो जाएगा, एडवांस टैक्स के ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो इनकम टैक्स का इंटरेस्ट डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आपने इंटरेस्ट ले लिया है, जो आपको नहीं लेना चाहिए था। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंटरेस्ट नहीं आता है एज पर आईसीडीएस एंड इवन एज पर इंडियस, ठीक है। तो जितना भी डिफरेंशियल अमाउंट है, ओपनिंग स्टॉक में 9.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट ले लिया गलती से, और क्लोजिंग स्टॉक में 9 लाख रुपए का, तो डिफरेंशियल कितना आता है, 2.5 लाख। वो 2.5 लाख का नेट अमाउंट आपको यहाँ पर एड बैक करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने 41,000 रुपीज कैश में पे कर दिया, और 22,000 रुपया फिर से कैश में पे किया। जो 41,000 पे किया ना, वो फार्मर को पे किया था फॉर बाइंग सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो वो अलाउड है, ठीक है। लेकिन जो 22,000 रुपया, सॉरी आपने टोटल 41,000 पे किया है, उसमें से 22,000 रुपया फार्मर को पे किया है, वो अलाउड हो जाएगा। रूल 6DD में एक्सेप्शन है, आप क्या फार्मर्स को डेयरी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ये सब खरीदने के लिए आप कैश में दे सकते हो। लेकिन 19,000 रुपया जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए दिया है वो एडबैक हो जाएगा, उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को 3.5 लाख रुपया पेमेंट किया, उसका टीडीएस नहीं काटा, तो उसका 30% आपका डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद कार्बन क्रेडिट का कुछ ट्रांसफर किया था, कार्बन क्रेडिट ट्रांसफर करने पर जो खर्चा होगा वो डिसअलाउ होता है, वो अलाउ नहीं होता है 115 BBG के हिसाब से, वो एडबैक करना पड़ेगा। और उसकी इनकम को भी आपको डायरेक्टली 10% पे टैक्स करना पड़ेगा, डायरेक्टली फ्लैट 10% पे टैक्स दे विदाउट एनी डिडक्शन, ठीक है। इलेक्टोरल ट्रस्ट को 3 लाख रुपए पे किया अकाउंट बाय चेक, तो चलेगा, यहां पर डिसअलाउ हो जाएगा, 80 GGB में आपको अलाउ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग चार्जेस इन ए ब्रोशर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, ये पीजीबीपी में डिसअलाउड है, लेकिन क्योंकि आप इंडियन कंपनी हो और आपने चेक से पेमेंट किया है, तो आपको इसका डिडक्शन 80 GGB में मिल जाएगा। पीजीबीपी में डिसअलाउड, 80 GGB में आपको अलाउ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक से आपने लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो वो तो डिसअलाउ हो जाएगा 43B के हिसाब से। उसके बाद आपने एम्प्लॉयर हो और आपने पेंशन दिया है एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयर ने 1.5 लाख रुपए का पेंशन दिया है, जबकि सैलरी कितनी है एम्प्लॉय की सैलरी 10 लाख है, तो कितना अलाउड होता है पेंशन बताओ एम्प्लॉयर को, ओनली अप टू 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का 10% अलाउ होगा, देयरफॉर 10 लाख का 10% 1 लाख अलाउ होगा, 1.5 लाख में से 50,000 रुपया डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला बहुत ध्यान से सुनना, अनरियलाइज रेंट मिला है आपको 3,80,000। सबसे पहले तो मेरे को ये समझ में नहीं आती है ये बातें, ये और एक दिमाग खराब करने वाले काम इंस्टीट्यूट के, कि भाई हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर आपने निकाल दिया ना सिलेबस से, अब उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो आप, उससे रिलेटेड क्वेश्चन काय को पूछते हो तुम लोग, ठीक है। नहीं पूछना चाहिए ना, या तो सिलेबस में रख दो, बोलो है भाई है सिलेबस में है तो पढ़ के आएगा बच्चा अच्छे से, एक बार जब निकाल देते हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्यों रखते हो आप एग्जाम में, नहीं रखना चाहिए आपको यार, ये ऐसी बकवास काम क्यों करते हो आप लोग। तो 3,80,000 रुपए का अनरियलाइज रेंट मिला, अब पिछले साल का अनरियलाइज रेंट आपको अभी मिला, क्या टैक्सेबल होगा, हाँ टैक्सेबल होगा, क्यों नहीं टैक्सेबल होगा, क्योंकि अनरियलाइज रेंट जब मिलता है तब टैक्सेबल होता है, और जब अनरियलाइज रेंट मिलता है ना, तब ये भी नहीं चेक करना होता है कि उस साल में अब जब मिला तब आप ओनर हो क्या प्रॉपर्टी के, बेच भी दिया होगा, उसके बाद रिसीव हुआ तब भी टैक्सेबल होगा। हाँ, तो इसको यहां से माइनस करके हाउस प्रॉपर्टी में दिखाओ, उसमें से आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अनरियलाइज रेंट में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट देती है। उसके बाद आपको डिविडेंड मिला, यहां से माइनस करो, आईएफओएस में दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है, आपने कोई इंपोर्टेड मशीनरी खरीदा है, उसके ऊपर फॉरेन करेंसी लॉस हो गया, और आपने पेमेंट पे लॉस हुआ, तो इंपोर्टेड मशीनरी पेमेंट किया, फॉरेन करेंसी लॉस हुआ, तो उसका जो भी लॉस होगा वो आपको WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट में एडजस्ट करना होता है, ठीक है, एज पर सेक्शन 43A। ये अच्छा एडजस्टमेंट है, तो 3 लाख रुपया पीजीबीपी से माइनस कर दो, क्योंकि ये आपका प्रॉफिट जो है, लॉस या प्रॉफिट जो भी है, तो यहां पर प्रॉफिट हुआ है, आपको लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहां पर 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आप पीजीबीपी से माइनस कर दोगे, और वो आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे कहां पर, आपके WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट पे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, और उसके हिसाब से आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन दोनों पे इंपैक्ट पड़ेगा, और वो हाफ होएगा, क्यों हाफ होएगा,
क्योंकि आपका असेट लेस देन 180 डेज पुट टू यूज है। आपको जस्ट ये 3 लाख रुपया क्या करना है, कॉस्ट ऑफ असेट में एडजस्ट करना है। आपका कॉस्ट ऑफ असेट मेरे हिसाब से कुछ 72 लाख रुपीस का है, कहीं तो लिखा हुआ है कि आपने 72 लाख का असेट खरीदा है, उसके अंदर आपको एडजस्ट कर देना है, ठीक है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, या तो नहीं दिया है तो फिर डायरेक्टली एडजस्ट कर दो। नेक्स्ट वाला क्या है, आपने फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट कमाया है नेट ऑफ टीडीएस 10%, तो यहां से 1,35,000 माइनस कर दो और आपको इनकम फ्रॉम अदर्स उसमें ग्रॉस अप करके दिखाना पड़ेगा 10% टीडीएस, तो 1,50,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उसके बाद इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन आप यहां से 28 लाख माइनस कर दो, और उसके बाद आपका, ध्यान से सुनना, पिछले साल का कोई खर्चा था जो ड्यू बेसिस में आपको अलाउ हो गया था और करंट ईयर में आपने उसको कैश में पे कर दिया, 10,000 से ज्यादा है, तो क्या होता है, अगर पिछले साल में कोई खर्चा अक्रूवल बेसिस पे अलाउ हो गया और करंट ईयर में कैश में पे किया, तो करंट ईयर की डीम्ड इनकम बन जाएगी, वो एड बैक करना पड़ेगा सेक्शन 48(3)(a) के अंदर। उसके बाद उसी तरीके से पिछले साल का ऑडिट फीस है, पिछले साल टीडीएस नहीं काटा था, इस साल काट के भर दिया, तो पिछले साल की ऑडिट फीस का टीडीएस इस साल भरा, तो इस साल आपको 30% अलाउ हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल 30% डिसअलाउ हुआ होगा डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद कार्बन क्रेडिट की इनकम आप पीजीबीपी में अलग से दिखा दो या आईएफओएस में दिखा दो, जहां भी दिखाना, इंस्टीट्यूट ने बोला है दोनों चलेगा। कार्बन क्रेडिट की इनकम अलग से दिखा दो और 4 लाख रुपए पे टैक्स भर दो, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता है, ठीक है। और यही आपका बस टोटल इनकम निकालना, टैक्स तो पूछा नहीं है, टैक्स पूछा नहीं है तो उस पर हम लोग ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये पूरा का पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ आरटीपी मई 2021, पूरा आरटीपी मई 21 का क्वेश्चन रिपीट किया इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, ये भी पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट किया है, सिंपल क्वेश्चन डीटी डबल ए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लास में पहले कर लिए, ठीक है, टाइम पास मत करो। ये वाला क्वेश्चन एग्जिट टैक्स वाला, ठीक है, ये एग्जिट टैक्स वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, यहां पर मैंने रेफरेंस डाल दिया है, नंबर के साथ डाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 एमटीपी सीरीज 2 नवंबर 2023। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीटेड है, पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन रिपीटेड है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने जैसा नहीं है। ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4B ऑफ जुलाई 2021 पेपर, वो यहां पर इन्होंने रिपीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन, चलो ये रिपीट नहीं किया लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी कहीं तो रिपीट किया है, भी मेरे को मिल नहीं रहा है, बस इसलिए मैंने बोला चलो जो मिल नहीं रहा है तो रिस्क नहीं लेता हूं, मैं पढ़ा देता हूं, बट पक्की बात आप लोग बताओ कहीं रिपीट हुआ है तो। काइट एंड एल कंपनी एलएलपी है, ये एक एलएलपी बैंक में जाती है, 68 लाख विड्रॉ करती है तो बाय एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो क्या हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा भी टीडीएस कटेगा। और 58 लाख रुपीस विड्रॉ करती है अदर बिजनेस पर्पस के लिए, रिटर्न रेगुलरली भरती है, तो टोटल ये कितना विड्रॉ कर रही है, 126 लाख। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए विड्रॉ कर रही है तो क्या हुआ, हाँ, अगर कमीशन एजेंट है ना, रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट, अगर वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए विड्रॉ करता है ना, उसको एग्जेम्पशन है 194(n) में। तुम्हें और मेरे और काइट एंड कंपनी एलएलपी के लिए एग्जेम्पशन नहीं है, रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट के लिए एग्जेम्पशन है, तुम्हारे लिए और मेरे लिए नहीं है। तो इसके लिए 126 लाख का इसने टोटल विड्रॉल किया है, रिटर्न भरता है रेगुलरली, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1 करोड़ रुपए तक का माफ है, उसके ऊपर 2% इसका टीडीएस काट देगी कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक जो भी है, जो बैंक है, वो 1% 2% टीडीएस काट लेगी 26 लाख रुपए पे, ठीक है, तो उतना टीडीएस आपको काटना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 4B ऑफ एमटीपी सीरीज 1 में 2024, देखो लास्ट एमटीपी से छाप के इस एमटीपी में डाला, पिछले एमटीपी के सीरीज 1 का उठा के इस एमटीपी के सीरीज 2 में डाल दिया, यही हरकतें कर रहे लोग। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी पक्का कहीं तो रिपीटेड है, बट मैं बोला जाने तो, मेरे को मिल नहीं रहा है तो मैं पढ़ा देता हूं, मेरे को कहीं मिला नहीं, मैंने आपको पहले बोला मेरे को जरा रत्ती भर भी अगर डाउट आएगा तो वो क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा, जहां पर मुझे नहीं मिल रहा है तो भी मैं एक बार उसको पढ़ाऊंगा, मैं उस पर रिवीजन करा दूंगा, जो मुझे पक्का पता है कि ये सेम क्वेश्चन मैंने बोला हूं पहले, मैं पागल थोड़ी हूं बोलने के लिए वापस, और आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार हो, आप लोग पागल थोड़ी हो वापस से सुनने के लिए। देयरफॉर XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, 22-23 का डेटा है, 23-24 का डेटा है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसका उसका इनकम कंप्यूट करना है अंडर द हेड पीजीबीपी, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पर लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल है 94B सबसे पहले इसका एबिटा निकालना पड़ेगा। एबिटा कैसे आएगा, जो भी जीपी है उसमें से ये एम्प्लॉय बेनिफिट निकाल लो, एबिटा आ जाएगा। कैसे, क्योंकि बाकी सब तो इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स है और क्या, ठीक है। तो जीपी में से ये एक, जीपी में से ये निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एबिटा आ जाएगा। एबिटा आ गया, ठीक है। एबिटा आने के बाद क्या करना है, बस आपको दोनों साल के लिए यही करना है, टाइम पास करना है और कुछ नहीं। क्या करना है, कितना डिसला होगा वो पता लगाना है, कितना डिसला होता है, पहले 22-23 का पता लगाते हैं, कितना डिसला होगा। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट कितना पेड है, 6562 माइनस 30% ऑफ एबिटा, एबिटा का 30% ले लो, जो भी डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो आपका पॉइंट नंबर 1 होगा। कंपेयर विद पॉइंट नंबर 2 इंटरेस्ट पेड और पेबल टू एसोसिएट एंटरप्राइज, वो 562, जो भी लोअर होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा और जो बैलेंस है वो आपको अलाउ हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप अपनी पीजीपीपी इनकम निकाल लो अलाउ करके, ठीक है। पीजीपीपी इनकम कैसे निकालोगे, दिस माइनस दिस, फिर जितना इंटरेस्ट अलाउड है माइनस करो, ये और ये मत माइनस करना, ये तो ट्रांसफर टू रिजर्व है, ठीक है। तो आपको पीजीपीपी इनकम आ जाएगी। अब सेकंड ईयर में आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है। सेकंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट डिसअलाउ हुआ था, कहां डिसअलाउ हुआ था, 94B में जो इंटरेस्ट डिसअलाउ हुआ था, ठीक है। जितना भी इंटरेस्ट डिसअलाउ होता, फॉर एग्जांपल जो भी अमाउंट है वो डिसअलाउ हुआ था, वो सेकंड ईयर के इंटरेस्ट में ऐड बैक कर दो, ठीक है। 389
प्लस वो जो अमाउंट लास्ट ईयर डिसअलाउ हुआ था, लास्ट ईयर का डिसअलाउंस यहाँ ऐड बैक करो। अब इसको कंपेयर करो कितना, करंट ईयर के एबिटा के 30% से। तो करंट ईयर का एबिटा का 30% जो भी आएगा उससे कंपेयर करो, ठीक है। जितना भी 30% आएगा उतना आपको अलाउड है, ये दोनों मिलाकर उतना अलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो ये करंट ईयर का इंटरेस्ट दैट इज 23-24 प्लस लास्ट ईयर का जो डिसअलाउंस हुआ, ये दोनों मिलाकर 30% ऑफ एबिटा तक होएगा तो चलेगा, उतना अलाउ होगा, उससे ज्यादा अलाउ नहीं होगा। तो वो कंप्यूट करो, चेक करो, देखो उतना आपको अलाउ हो जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, जाके चेक कर लेना, मैंने रेफरेंस डाला है यहां पर। ये भी कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, ये भी कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट नहीं है लास्ट वाला, ये लास्ट वाला क्वेश्चन एक्चुअली कॉपी पेस्ट नहीं है, ये तो आपका उसके ऊपर है, किस पर, एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के बारे में मैं बोल देता हूं, ठीक है। उसके ऊपर वाला क्वेश्चन सर, ये पूरा कॉपी पेस्ट है, ये देखो यहाँ पर रेफरेंस दिया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पूरा कॉपी पेस्ट है, ये भी इधर रेफरेंस, ये तो ऊपर भी आ चुका है, मतलब एक आरटीपी में भी आ चुका है, पहले भी आ चुका है, ये दो बार आ चुका है इनफैक्ट। अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। टीएमपी लिमिटेड इज एंगेज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, ये क्या करता है, बिल्डिंग मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, उसका काम क्या है, एक जगह से दूसरी जगह बिल्डिंग का मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। टू कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों को ये ट्रांसपोर्ट करता है। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, सपोज आप कॉन्ट्रैक्टर है, मैं आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन करता हूं, माल सप्लाई करता हूं एक जगह से दूसरी जगह। नाउ इट मेड पेमेंट फॉर हायरिंग ऑफ डंपर्स फॉर दिस पर्पस, उसने क्या किया, डंपर के लिए पैसा दिया, टीडीएस नहीं काटा, ठीक है। अब टीडीएस नहीं काटा, ऑडिटर बोलता है कि, ऑडिटर का क्या व्यू है, दैट द ट्रांजैक्शन बीइंग इन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर शिफ्टिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर would come under the work contract thereby attracting the provision of 194C। आपको लग रहा है कि टीडीएस आना चाहिए, एसएससी बोलता है टीडीएस नहीं आना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए भाई। आपको लग रहा है, देखो मुद्दा क्या है, एसएससी को लग रहा है टीडीएस नहीं आना चाहिए, ऑडिटर को लग रहा है आना चाहिए, तो उसकी क्या जिम्मेदारी, सबसे पहले क्लॉज 34A में आके रिपोर्टिंग करें, ठीक है। आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पूछा है, देखो देखो एक क्वेश्चन अभी आजकल टैक्स ऑडिट पे आता ही है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जितने टैक्स ऑडिट के क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लेना, मैं आपको करवा चुका हूँ क्लास में, ठीक है। साथ साथ में जो मैंने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का रिवीजन डाला हूं, वो ऐसा रिवीजन पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। मैंने डायरेक्टली स्टडी मटेरियल खोल के आईसीआई के डिटेल 70-80 पेज जितने भी थे वो पूरा कंपाइल करके मैंने रिवीजन बनाया, आप लोग उसको अच्छे से देख लो, 1 घंटे के अंदर वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो सारे क्वेश्चंस कर लो जो स्टडी मटेरियल में, मेरे हिसाब से टैक्स ऑडिट की दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। नाउ तो आपको सबसे पहले 34 में, तो यहाँ पर इशू क्या था, एसएससी बोल रहा है कि टीडीएस नहीं कटेगा, डिपार्टमेंट और ऑडिटर बोल रहा है टीडीएस काटना पड़ेगा। आपका क्या काम है, आपको सबसे पहले क्लॉज 34A में रिक्वायरमेंट क्या है टीडीएस का, वो बताना है कि टीडीएस कब कटेगा, कितने पे कटेगा, कौन से डेट पे कटेगा, कब भरा, कौन सी डेट को भरना चाहिए, कौन सी डेट को भरा, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, व्हाट इज द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, व्हाट इज द डेट ऑफ डिडक्शन, व्हाट इज द डेट ऑफ एक्चुअल डिडक्शन, वो सब भाषण यहां पर देना है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ डिबेटेबल इशू में अराइज, बहुत सारा डिबेट आ सकता है, मेरे और एसएससी के बीच में डिबेट हो गया, तो ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट डिफरेंस इन ओपिनियन, आपको डिफरेंस इन ओपिनियन रिपोर्ट करना पड़ेगा कि भाई मेरा ओपिनियन एसएससी के ओपिनियन से अलग होता है। उसके बाद क्लॉज 21B में आना है और आपको यह भी बोलना है कि भाई इसके वजह से एसएससी का खर्चा भी क्या हो सकता है, डिसअलाउ हो सकता है, ठीक है, ये भी बोलना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें अगर ऑडिटर नहीं करेगा, ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे ऑफ एथिकल कंप्लायंस, तो सीए गिल्टी माना जाएगा सेकंड शेड्यूल में और उसके ऊपर क्या लगाएगा, उसके ऊपर इंस्टीट्यूट एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो ये बातें बोली गई है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक फार्मा कंपनी है, उसने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है 12 लाख रुपए की और उसका जो टोटल इनकम है वो 22 लाख रुपए है। अब आपको बताना है कि अगर वो 115BAA फॉलो करेगी या और अगर वो 115BAA नहीं फॉलो करेगी तो क्या होगा। देखो अगर वो नहीं फॉलो करेगी तो ये 12 लाख रुपए के ऊपर उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। और अगर वो 115BAA फॉलो कर लेगी तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बस एक सम करो जिसमें 12 लाख 22 लाख पे टैक्स निकालो, दूसरा सम करो जिसमें 12 लाख 22 लाख में से 12 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस करो और टैक्स निकालो और देखो क्या ज्यादा बेनिफिशियल है। जो भी ज्यादा बेनिफिशियल है उसके हिसाब से एसएससी को टैक्स भरवा दो, एज सिंपल एज दैट। और लास्ट वाला क्वेश्चन तो कम से कम 10 बार मैंने खुद बोल दिया है, ठीक है। और ये तो लास्ट अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट रिपीट भी हो गया था मई 2024 में। ये नॉन रेसिडेंट के ये 4-5 इनकम्स है ना जो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होते रहते हैं हर बार, ये सारी की सारी चीजें हमने पहले कवर कर दी, चेक कर लो प्लीज। तो चलिए एक आखिरी पेपर की तरफ आते हैं, दैट इज मई 2024 एग्जाम पेपर। यहां जाकर मेरे कमिटमेंट आपकी तरफ अभी खत्म हो रहे हैं फिलहाल। दैट इज 27 पेपर्स का कंपाइलेशन मैंने आपको दे दिया फ्रॉम से समवेयर अराउंड नवंबर 2020, ठीक है। नवंबर 20 से लेकर नवंबर 24 तक जितने भी आरटीपीज एमटीपीज एग्जाम पेपर्स थे एक भी हमने नहीं छोड़े, सारे के सारे हमने कंपाइल कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं आईसीआई इसके बियॉन्ड क्या पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। देखते हैं अभी, ठीक है। मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, फिर भी अगर पूछेगा तो खिचड़ी बना पाएगा, यहाँ से कुछ पॉइंट उठा लिया, वहां से उठा लिया, ये उठा लिया। ऐसा नहीं हो सकता आपका आपका पेपर इस कंपाइलेशन से बहुत ज्यादा दूर हो। ये कंपाइलेशन अगर आपने कर लिया
तो बिलीव मी आपका, मैं नहीं कहूँगा कि 100% लेकिन 50% पेपर तो आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। बचा हुआ 50 वर्स्ट केस सिनेरियो में बहुत डिफिकल्ट पेपर आया, तो भी 50% पेपर आपका इसी कंपाइलेशन से आने वाला है। अगर एवरेज पेपर आया है तो 60-70% और अगर ईज़ी पेपर आया तो 80-90% पेपर आपका इसी कंपाइलेशन से आने वाला है। जैसे कि आप देखना मई 2024 का पेपर, अभी ये देखना, ये कितना आसान पेपर था। अगर आपने पहले के 23 पेपर के कंपाइलेशन किए थे, तो आपके लिए ये पेपर एकदम केक वॉक था। पूरा रिपीटेटिव पेपर आया था, 70-80% पेपर इसी में से रिपीट होकर आया था। तो देयरफॉर आपको ये तैयार रहना है और बहुत ही नसीब वाले लोग हैं, मैं अपनी बड़ाई नहीं मार रहा हूँ। बहुत ही खुशनसीब लोग हैं जिसने इस पर्टिकुलर वीडियो को फाइंड किया है। कितने बच्चे तो ऐसा बोल रहे हैं, सर हमको अभी पता चला सर, वी आर वेरी वेरी सैड, हम बहुत दुखी हैं कि हमको आपके इस वीडियो के बारे में पता ही नहीं था सर कि आपने एक ऐसा वीडियो बनाया है जो मेरे को खुद को नहीं पता मैंने कैसे बना दिया भाई। ये एक इम्पॉसिबल टास्क है कि इतने सारे पेपर्स को इतने कम घंटों के अंदर आपको कंपाइल करना है, सारी बातों को इतनी बारीकी से डिटेल में बोलना है ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। ये मैंने जब शुरू किया तो मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं ये अचीव कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, बट भगवान की कृपा से, आप लोगों के मोटिवेशन से मैं ये कर पाया। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिरी पेपर हमारा मई 2024 का, शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन जो होगा वो हमेशा टोटल इनकम के ऊपर ही होगा। तो यहाँ पर एक इंडियन कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग करती है और आपको सम किसके हिसाब से सॉल्व करना है पहले वो देख लेते हैं। आपको टोटल इनकम कंप्यूट करना है एज पर द नॉर्मल प्रोविजन 115 BAA BAB ये सब फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट 95 लाख है, डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट वाला एड बैक हो जाएगा। अब यहाँ पर सशून केमिकल्स का केस लॉ एप्लीकेबल है। आपने क्या किया, आपका कुछ ना एम्प्लॉयज के साथ लफड़ा चल रहा था, तो आपने एक ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट के अंदर बोनस आपने डिपॉजिट कर दिया और उसके बाद ड्यू डेट के पहले लफड़ा क्लियर हो गया। तो ट्रस्ट से पैसा निकाला और एम्प्लॉय को बोनस दे दिया, ठीक है, सब कुछ ड्यू डेट के पहले हो गया। तो अब असेसिंग ऑफिसर को क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये अलाउ हो जाएगा, चेक करो। क्योंकि आपने ट्रस्ट को बनाया क्यों था, क्योंकि सेफ्टी के लिए वहां पर पैसा डाल दिया और ड्यू डेट के पहले सब मैटर क्लोज हो गया। आपने पैसा विड्रॉ किया, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले एम्प्लॉइज को बोनस डिस्चार्ज कर दिया, पे कर दिया, आपको डिडक्शन मिल जाना चाहिए, यही बोला गया यहाँ पर। नेक्स्ट वन, अगर आप कोई रेगुलराइजेशन फी पे करते हो फॉर वायलेटिंग अ लॉ, कोई कानून तोड़ने के लिए कोई फी पे करते हो, तो ये बैड इन लॉ है, ये डिसअलाउ हो जाएगा, इट इज नॉट अलाउड अंडर द इनकम टैक्स लॉ, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो, उसके लिए फी पे करते हो, तो वो कॉम्पेंसेटरी पेनाल्टी होती है, वो अलाउ हो जाती है, ये हम सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, आपको प्रॉफिट हुआ है ऑन सेल ऑफ लैंड, किसको बेचा, आपने अपनी 100% होल्डिंग सब्सिडरी को बेचा और जिसको बेच रहे हो वो इंडियन कंपनी है, तो ये एग्जाम्प्ट है सेक्शन 47 में, तो आपको पीजीबीपी में से माइनस करके कैपिटल गेन्स में नोट लिखना पड़ेगा कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा। 100% होल्डिंग सब्सिडरी के बीच में असेट ट्रांसफर करना माफ होता है, प्रोवाइडेड जो रेसिपिएंट कंपनी है, लेने वाली कंपनी, वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है, सॉरी बढ़िया क्या, ग्रैंडफादरिंग, अभी थोड़ी देर पहले आया था, 31 जन 2018 आपका ग्रैंडफादरिंग क्लॉज होता है। बस यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि ग्रैंडफादरिंग क्लॉज में जब 31 जन 2018 को आप लिस्टेड शेयर्स का वैल्यू लेते हो, फेयर मार्केट वैल्यू क्या लोगे, तो 31 जन 2018 की हाईएस्ट वैल्यू लोगे। यहां पर आपको इंस्टीट्यूट ने हाईएस्ट वैल्यू भी दिया है, लोएस्ट वैल्यू भी दिया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर एवरेज कर लेते हैं, यहां एवरेज नहीं करना है, यहां पर हाईएस्ट वैल्यू लेना है ग्रैंडफादरिंग क्लॉज को अप्लाई करते समय, ठीक है। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बदले आपने बैंक गारंटी दे दिया, तो क्या टैक्स देने के बदले बैंक गारंटी दोगे तो क्या डिडक्शन मिलेगा 43B में, नहीं मिलेगा, इट इज नॉट अलाउड एज पर 43B। पेमेंट मतलब एक्चुअल पेमेंट, आप टैक्स के बदले गारंटी नहीं दे सकते हो, गारंटी का मतलब पेमेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, आपने कुछ इंटरेस्ट डेबिट किया है पीएनएल में, लेकिन उस इंटरेस्ट का टीडीएस वीडीएस काट के आपने जुलाई तक भर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, जुलाई तक आपने भर ही दिया ना, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले भर दिया, तो ये अलाउ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने 65,000 का इलेक्टोरल ट्रस्ट को पेमेंट किया है, चेक से पेमेंट किया है, तो आपको अकाउंट पे ही चेक से किया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी पीजीबीपी में एड बैक हो जाएगा और 80 जीजीबी में इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वाला बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट है, यहां पर आपका क्लोजिंग स्टॉक है कुछ, उसके अंदर 1200 पीसेज है इंपोर्टेड मशीनरी के। अभी इंपोर्टेड मशीनरी का आपने क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड कर दिया, आपको वहां नहीं इंक्लूड करना चाहिए था, आपको एसेट में इंक्लूड करके उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपने परचेज में भी इंक्लूड किया, आपने क्लोजिंग स्टॉक में भी इंक्लूड किया, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह पे इंक्लूड किया तो वो नलीफाई हो गया। वैसे भी देखो, पीएनएल के डेबिट साइड पे डाला, फिर क्लोजिंग स्टॉक में लिख दिया, दोनों जगह पे लिख दिया, तो गलती हो गई, तो गलती आपने खुद से ठीक भी कर ली, डेबिट साइड भी लिखा, क्रेडिट साइड भी लिखा, नलीफाई हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको आपको असेट में ऐड करना चाहिए, 1200 इंटू $25, जिस दिन खरीदा उस दिन डॉलर का रेट क्या था, 25 रुपीज, और
सॉरी, $25 में एक पीस खरीदा, 1200 पीस खरीदा और उस दिन डॉलर का रेट क्या था? 82.88। अब इसके ऊपर आपको नॉर्मल और एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहिए क्योंकि एसएससी मैन्युफैक्चरर है, ठीक है ना। 11.9 लाख का आपका डेप्रिसिएशन पीएनएल में जो डेबिटेड है उसके अंदर कुछ फालतू फालतू चीजें हैं। देखते क्या फालतू है क्या जेन्युइन है। सबसे पहले 95,000 रुपीज का जो डेप्रिसिएशन है वो एक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के ऊपर है जिसको आपने यूज नहीं किया है, तो क्या दिक्कत है? पैसिव यूज तो कर रहे हो ना। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट थोड़ी यूज होगा, जब फायर लगेगी तो यूज होगा ना, तो जबरदस्ती थोड़ी यूज होगा। तो पैसिव यूज है, उसका डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक मशीनरी है विच वाज इंस्टॉल एंड पुट टू यूज ऑन 14th ऑफ मई, तो 2023, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर आपको 15% का नॉर्मल डेप्रिसिएशन लेना है और आपको न्यू मशीनरी है तो आपको 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा। उसके बाद एक मशीनरी आपने पहले बेचा था और अभी वापस खरीद लिया, तो याद करो अगर एक मशीनरी कोई भी एसेट आप बेच के वापस खरीदते हो तो एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 43(1) एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उस केस में आपका एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? द डब्ल्यूडीवी at the time of original transfer और रीएक्विजिशन प्राइस whichever is lower। at the time of original transfer WDV कितना था? 35 लाख और रीएक्विजिशन प्राइस कितना है? 65 लाख। लोअर क्या है? 35 लाख। तो 35 लाख का 15% आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ये सब करने के बाद आपको आपकी टोटल इनकम आ गई, बस उतना ही पूछा है, टैक्स वैक्स पूछा नहीं, तो फालतू का ज्ञान हम लोग नहीं देते, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सीमा अग्रवाल जी का एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 56 उनकी एज है और वो क्या है? वो रेजिडेंट है। अब उन्होंने एक घर खरीदा था 1993 में 45 लाख का, कहां पर? अयोध्या में। अब 2001 की उसकी घर की वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उसकी 1 करोड़ 2 लाख है। अब उन्होंने वो घर बेच दिया 15 करोड़ 50 लाख रुपए में और उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 17 करोड़ है। तो एफईसी क्या लूं? अगर दोनों के बीच में 110% से ज्यादा का डिफरेंस है तो मैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। क्या दोनों के बीच में 110% से ज्यादा का डिफरेंस है? आप खुद चेक कर लो, नहीं है। क्योंकि 110% से ज्यादा नहीं है तो मैं एफईसी क्या लूंगा? 15,50,000 लूंगा। 15,50,000 मेरी 15 करोड़ 50 लाख मेरी एफईसी होगी। उसके बाद मैं कॉस्ट निकालूंगा। कॉस्ट कैसे निकालोगे? ऐसे केस में कॉस्ट कैसे निकाला जाता है? जो भी आपका एक्चुअल कॉस्ट है उसको कंपेयर करने का लोअर ऑफ द टू से। लोअर ऑफ व्हाट? स्टैंप ड्यूटी एज ऑन 1/4/2001 और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। दोनों में से जो भी लोअर होगा वो एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर होगा और फिर दोनों में से जो हायर होगा वो आपका कॉस्ट बनेगा। उस तरीके से आपका कॉस्ट क्या बन जाएगा? 1 करोड़ 2 लाख रुपए, ठीक है। याद करना हमेशा लैंड एंड बिल्डिंग के लिए आपको क्या करना होता है? एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज लोअर, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अवेलेबल है तो। अगर नहीं अवेलेबल है तो डायरेक्ट कॉस्ट से कंपेयर करके व्हिचएवर इज हायर कर दो, ठीक है। अब यहां पर अवेलेबल है तो ले लो फिर। तो 1 करोड़ 2 लाख आपका कॉस्ट है। अब उसको इंडेक्सेशन कर दो, नीचे इंडेक्सेशन दिया, मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइड बाय 100। अब उसके बाद आपने 8 करोड़ का एक जमीन खरीदी है घर बनाने के लिए, ठीक है, और 3 करोड़ रुपया आपने डिपॉजिट किया है, ठीक है। आपने डिपॉजिट किया है, कुछ आप आगे जाकर कुछ खरीदोगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करोगे उस घर के ऊपर, ठीक है। तो 8 करोड़ की जमीन खरीदी और 3 करोड़ का घर के लिए वो आपने कंस्ट्रक्शन के लिए क्या किया? कंस्ट्रक्शन के लिए आपने 3 करोड़ रुपया डिपॉजिट किया। टोटल 11 करोड़ रुपया आपने इन्वेस्ट किया है एक घर के ऊपर, एक जमीन, उसके ऊपर घर बनाओगे। लेकिन 11 करोड़ का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है, आप सभी को पता है, अमेंडमेंट आया है, मैक्सिमम आपको 10 करोड़ का डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहां पर आप 10 करोड़ का डिडक्शन ले लो, आपको आंसर आ जाएगा, वो आपका कैपिटल गेन्स हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक मंजू मेमन करके एक अससी है, उसका 20% स्टेक है एक प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी मतलब क्लोजली हेल्ड कंपनी में, ठीक है। अब उसने कंपनी को क्या किया है? कंपनी को लेट आउट किया है अपना एक कुछ प्रॉपर्टी, कंपनी को अपना प्रॉपर्टी लेट आउट किया है, फिर कंपनी ने उस प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी देकर लोन लिया है, फिर कंपनी के साथ उसका कुछ ट्रांजैक्शन भी होता है, डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास किया है क्योंकि इसने हमारे लिए इतना कुछ किया तो हम भी उसको इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट देंगे 20 लाख रुपया अगेंस्ट रेंट वेंट जो भी है, ठीक है। तो क्या अब जो कंपनी उसको एडवांस दे रही है, लोन एंड एडवांस दे रही है, तो क्या कंपनी जो लोन एंड एडवांस उसको दे रही है? देखो पहले तो एसएससी ने क्या किया? एसएससी ने 20% कंपनी में शेयर होल्डिंग किया है। कंपनी कैसी है? क्लोजली हेल्ड कंपनी है। एसएससी ने अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को दिया, कंपनी ने उसको कोलैटरल रखा, लोन लिया, कंपनी ने वो लोन लेकर क्या किया? एसएससी को एडवांस दिया, ठीक है। तो अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है, जो कंपनी एसएससी को एडवांस दे रही है क्या वो डीम्ड डिविडेंड में आएगा 222E में? देखो अगर शेयर होल्डर 10% शेयर होल्डर अगर अपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी से लोन लेता है या एडवांस लेता है तो वो डीम्ड डिविडेंड होता है। लेकिन याद करो प्रदीप कुमार मल्होत्रा के केस में बोला गया था कि सिर्फ ग्रेटिट्यूअस लोन कवर्ड है 222E में। ग्रेटिट्यूअस लोन का मतलब क्या होता है? अगर कंपनी आपको बिना कोई मतलब के लोन दे रही है तो वो लोन कवर्ड है 222E में। अगर कंपनी आपको लोन दे रही है और आप भी बदले में कंपनी को कुछ दे रहे हो तो वो लोन 222E में कवर्ड नहीं है। यहां पर आप भी तो कंपनी को बदले में कुछ दे रहे हो ना, सिर्फ कंपनी आपको लोन थोड़ी दे रही है, आप भी तो कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हो, आप भी तो कंपनी को प्रॉपर्टी गिरवी रखकर सिक्योरिटी दे रहे हो, तो आप भी तो कंपनी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो ना। तो कंपनी आपके लिए कुछ कर रही है तो एहसान नहीं कर रही है, वो आपके हाथ में डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये बोला गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन
एक नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन के ऊपर है, देखते क्या है। एक फॉरेन कंपनी है यूएस के अंदर, उस यूएस के अंदर रजिस्टर्ड है। अब वो लोग इंडिया के अंदर 3 बार मिल रहे हैं, क्या करने के लिए? क्या कोई कमर्शियल एंड मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए कर रहे हैं? क्या कोई बड़े डिसीजन के लिए? नहीं, 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 ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। वो लोग इंडिया में आ रहे हैं शेयर होल्डर्स के क्लास ऑफ शेयर्स को डिस्कस करने के लिए और कंपनी के कुछ एसेट्स को बेचने के लिए। देखो, ये कमर्शियल एंड मैनेजमेंट डिसीजंस नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर कंपनी को बेचने की बात कर रहे हैं, इंडिया में आ रहे हो ना, तो आप कंपनी का कोई मैनेजमेंट करने नहीं आ रहे हो, कंपनी को बंद करने आ रहे हो, ठीक है? देयरफॉर इस केसेस के इस कंडीशंस की वजह से आपका इंडिया में पोयम नहीं हो सकता है। आपका इस कंडीशंस की वजह से पोयम नहीं हो सकता है। हाँ, अगर इंडिया में एक्सपांशन के लिए आते, कोई ब्रांच डालने आते, कोई फैक्ट्री डालने आते, तो हम लोग बोलते थे कि इंडिया में आपने कमर्शियल एंड मैनेजमेंट डिसीजन लिया है। इंडिया में आप आ रहे हो शेयर होल्डर्स के राइट्स क्लास ऑफ शेयर्स को डिस्कस करने, ठीक है? इंडिया में आप आ रहे हो शेयर होल्डर्स के साथ क्या डिस्कस करने कि भाई कंपनी बेचना है अपने को, तो ये थोड़ी पोयम हुआ। इसकी वजह से इंडिया में पोयम नहीं माना जाएगा। देयरफॉर ये एसएससी नॉन रेसिडेंट है। अब इसको एक नॉन रेसिडेंट की तरह सॉल्व कीजिए। अब इस एसएससी ने 5.5 लाख रुपए का डिविडेंड कमाया, कमाया नहीं, रिसीव किया। रिसीव किया तो आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? किसके ऊपर डिविडेंड कमाया? डिविडेंड कमाया जीडीआर पे। तो जीडीआर का डिविडेंड कहां टैक्सेबल होता है? 115 एसी के अंदर। कितने रेट पे टैक्सेबल होता है? 10%। उसके ऊपर 4% सेस लगेगा। देयरफॉर 10.4 पे टैक्स होगा। तो आपको मिला है 5,50,000 रिसीव हुआ है। याद है ना, 50 बार बोला हूं आपको 23 पेपर्स के कंपाइलेशन में, रिसीव वर्ड होगा तो आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। तो इसको ग्रॉस अप करते समय आपको देखना पड़ेगा 5.5 लाख इज 89.6%, तो 100 इज हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई। उसी तरीके से यहां पर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज क्या है? गवर्नमेंट से अपने को गवर्नमेंट से पैसा मिला है। तो नॉन रेसिडेंट ने क्या किया है? नॉन रेसिडेंट ने गवर्नमेंट को फीस फॉर टेक्निकल सर्विस दिया है, गवर्नमेंट ने उसको पेमेंट किया है, ठीक है? पेमेंट किया है, सॉरी, नॉन रेसिडेंट ने फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज दिया है और गवर्नमेंट ने उसको पेमेंट किया बराबर, तो उसको पैसा मिला है, अगेन रिसीव्ड है 5,59,500, ये रिसीव्ड है उसको। तो एफटीएस कितने रेट पे टैक्स होता है 115A के अंदर? 20%। 20% पे 4% सेस मार दोगे, ठीक है? 4% सेस मार दोगे तो 20.8% आ जाएगा। इसको भी क्रॉस अप कर दो। अब आप लोगों को डाउट आएगा, डाउट ये आएगा सर यहां पर तो लिखा नहीं है कि अग्रीमेंट है, अप्रूव्ड होना जरूरी है। हाँ, ये लिखा नहीं है, सही बात है, लेकिन गवर्नमेंट के केस में अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। गवर्नमेंट के केस में सिर्फ अग्रीमेंट की जरूरत होती है। तो अगर आपको 115A में लाना है तो अग्रीमेंट होना चाहिए। ये कंडीशन यहां मेंशन नहीं है, तो आप नीचे नोट लिख दो एग्जाम के अंदर, इट इज अज्यूम दैट, इंस्टीट्यूट ने आंसर में नहीं लिखा है, मैंने देखा उसको, इंस्टीट्यूट से गलती हुई है, तो आप एग्जाम में नोट लिख लो, इट इज अज्यूम दैट देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द एसएससी। अप्रूवल की जरूरत नहीं है, अप्रूवल सिर्फ जो गवर्नमेंट नहीं होगा उसके लिए अप्रूवल की जरूरत है। अब ऑब्वियस बात है ना, गवर्नमेंट खुद को थोड़ी अप्रूवल देगी, गवर्नमेंट के केस में अप्रूवल नहीं है, बाकी दूसरे केसेस में अप्रूवल होता है, ठीक है? तो यहां पर आप नोट लिख दिया करो एग्जाम के अंदर, अगर इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन डालता है इनकम्प्लीट वाला, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है जो टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट के ऊपर है। प्लीज आंसर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट क्वेश्चन विद रिगार्ड टू द प्रोविजन एप्लीकेबल टू द चैरिटेबल ट्रस्ट। सबसे पहले एक देवयानी ट्रस्ट है, 12AB में रजिस्टर्ड है, उसने 4.5 लाख रुपया खर्चा किया अपने ट्रस्टी के लिए। अगर 4.5 लाख रुपया ट्रस्टी के लिए खर्चा करते हो 115 बीबीआई लग जाएगा। क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि 115 बीबीआई स्पेसिफाइड इनकम 30% टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? ट्रस्टी के लिए खर्चा करोगे तो लगेगा। उसके बाद उसने 2.5 लाख रुपया खर्चा किया एक ऐसे आदमी पे जिसने 3,75,000 का डोनेशन दिया है। तो अगर कोई भी बंदा अगर ट्रस्ट को 50,000 से ज्यादा डोनेशन देता है और अगर आप उसके ऊपर ही खर्चा करते हो तो वो तो स्पेसिफाइड इनकम, वो तो गलत बात है, वो अलाउड ही नहीं है। 13(1) के अंदर वो मना किया गया, फिर भी आप कर रहे हो तो आपको उसके ऊपर 30% टैक्स लग जाएगा, ठीक है? और तीसरा पॉइंट, आपने पिछले साल कुछ पैसा अक्यूमुलेट किया था, अब करंट ईयर में वो पैसा ठीक से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, 11 सबसेक्शन 2 के अंदर अक्यूमुलेट किया था, तो आपका काम है 5 साल के अंदर वो पैसा 11(5) वाले मोड से विड्रॉ करके सही जगह पर इस्तेमाल करो, सही जगह पर उसका यूज करो। अब आपने पैसा विड्रॉ किया, गलत जगह पे यूज कर लिया, ठीक है? गलत जगह पे यूज किया कि आपने दूसरे को डोनेशन देने के लिए यूज कर रहे हो। तो अगर आप पैसा विड्रॉ करके डोनेशन देने के लिए यूज कर रहे हो तो फिर आपके ऊपर हम लोग 115 बीबीआई लगा देंगे और उसके ऊपर 30% टैक्स लगा देंगे इस 2.5 लाख रुपए के ऊपर। तो ये टोटल तीनों करो, इसके ऊपर 30% आपको टैक्स लग जाएगा 115 बीबीआई के अंदर, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन क्या है? परिवर्तन करके एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, 2022 में इनकॉर्पोरेट हुआ था एज व्हाट, एज रिलीफ ऑफ पुअर। अब 2022-23 में उसने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देना भूल गया, उसने 22-23 में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं दिया। अब 1/1/2024 को उसने फाइनल रजिस्ट्रेशन दिया, चलेगा क्या? हाँ चलेगा, अमेंडमेंट आया है। क्या अमेंडमेंट है सर इसमें? फाइनेंस एक्ट 24 का। ये मिस्टेक हुआ करता था पहले, मैंने आपको बताया, उसको रेक्टिफाई करने के लिए अमेंडमेंट आया। अगर आपका पुराना ट्रस्ट है, ठीक है, तो पुराने वाले ट्रस्ट के लिए अभी से प्रोविजनल, पुराना ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट पहले से है, रजिस्ट्रेशन नहीं था, ट्रस्ट पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं था, पहली बार आप रजिस्टर होने आ रहे हो, 10 साल पुराना ट्रस्ट है, तो आप कभी भी आ सकते हो।
आपके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है और आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन नहीं है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किसके लिए? जो अभी एक्टिविटी कमेंस कर रहा है और ट्रस्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करने आ रहा है। 23-24 में एक्टिविटीज भी कमेंस किया और रजिस्ट्रेशन भी इसी साल करने आ रहा है, उनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है। जो एक्टिविटीज पहले कमेंस किया और एप्लीकेशन अभी देने आ रहा है आज इस साल, एक्टिविटीज पहले से कर रहा है, वो एप्लीकेशन अब दे रहा है, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन, उसको उनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। उनको डायरेक्ट फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देना है और उनको गवर्नमेंट उनका एप्लीकेशन कुछ महीनों के अंदर दे देगी। वो टाइम लिमिट्स आप देख लेना नीचे, ठीक है। नेक्स्ट वाला बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं इस पे डिस्कशन भी नहीं कर रहा हूँ। डीटीडब्ल्यूए का सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको ये प्रोफेशन की इनकम लेना है, ये डिपॉजिट की इनकम लेना है, सेविंग इनकम लेना है, फिर कंट्री फी से जो भी इनकम आ रही है सब लेना है आपको। लेकिन आपको 80 क्यूक्यूबी की इनकम का डिडक्शन नहीं मिलेगा। जब रॉयल्टी कमा रहा है ना सर, क्यों नहीं मिलेगा? तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो नीचे लिखा है असेसी पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट रेजिम। तो हम सभी को पता है कि डिफॉल्ट रेजिम के अंदर हमको 80 क्यूक्यूबी का डिडक्शन नहीं मिलता है। इसके अलावा ये एक बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन था। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, मई 2024 का। बहुत ही इजी पेपर था, पूरा का पूरा ऑलमोस्ट रिपीटेशन है और थोड़ा सा इनमें अमेंडमेंट का तड़का लगा दिया है और कुछ नहीं, ठीक है। अब अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। टीडीएस और टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी बताना है। यहाँ पे एक होटल है, होटल क्या कर रहा है? कस्टमर से टिप्स लेता है, टिप्स टिप्स टिप्स, सर्विस चार्ज पढ़ा है ना अपने क्लास में। होटल्स कस्टमर से सर्विस चार्ज लेता है और फिर बाद में वेटर लोग को दे देता है। क्या वो वेटर लोग को जब सर्विस चार्ज दे रहा है तो उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा? नहीं काटना पड़ेगा। देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप ऑन दैट। एम्प्लॉयर कोई ऑब्लिगेटेड नहीं है वेटर लोगों को वो पे करने के लिए। कस्टमर देगा तो पे करेगा, कस्टमर नहीं देगा तो नहीं पे करेगा। देयरफॉर उसके ऊपर टीडीएस काटने की कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वाला, ललित एक इंडिविजुअल है, उसके पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ है, ठीक है। वो 4480 ऑप्ट कर रहा है, चलो ठीक है। उसने 5 लाख रुपया पे किया एक कॉन्ट्रैक्टर को फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग। क्या टीडीएस कटेगा? हाँ कटेगा। लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, इंडिविजुअल है और पर्सनल पर्पस के लिए नहीं बिजनेस पर्पस के लिए पेमेंट कर रहा है, तो 5 लाख रुपए पे 1% टीडीएस कटेगा, क्योंकि सामने वाला पे ही इंडिविजुअल है। अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़कर कुछ और होता तो 2% कटता, ठीक है। नेक्स्ट वाला, ये वही है, सेम 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 चीज है कि आप मंथली रेंट पे कर रहे हो। ललित और एक काम कर रहा है, मंथली रेंट पे कर रहा है 16,000 रुपए का और उसके साथ सर्विस चार्ज भी पे कर रहा है टुवर्ड्स फर्नीचर फिक्सचर एंड वेकेंट लैंड। तो क्या ये सब एग्रीगेट हो जाएगा? यस, 194 आई में सब एग्रीगेट हो जाता है, सब एग्रीगेट होकर चेक किया जाता है। तो सब एग्रीगेट करके जब मैं चेक कर रहा हूं, ये 16,000 रुपया पर मंथ इंटू 12 और ये 5,500 इंटू 12, तो मेरे को आंसर आता है 258, जो 2,40,000 से ज्यादा है। क्योंकि ये 2,40,000 से ज्यादा है तो आपका टीडीएस इस पे आ जाएगा। सर ये फर्नीचर पे भी 10% लगता है, हमेशा याद रखना। प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट पे 2% है, लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर तीनों के ऊपर 10% ही है। तो फर्नीचर के ऊपर 2% टीडीएस लगा के मत आ जाना, बहुत सारे लोगों से वो गलती हो जाती है, ठीक है। वो गलती मत करना। नेक्स्ट वाला, एक XYN कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, वो क्या कर रहा है? वो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे रजिस्टर्ड है, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर पे रजिस्टर्ड है, अमेजॉन जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर पे वो रजिस्टर्ड है। तो अब अमेजॉन ने 4,90,000 उसके बुक्स में क्रेडिट किया है, तो क्या उस 4,90,000 पे टीडीएस कटेगा? हाँ कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? कब कटेगा? क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, कस्टमर ने डायरेक्टली अगर कंपनी को पे किया, तो कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे को पे किया, वाया अमेजॉन नहीं पे किया, तो भी टीडीएस कटेगा? यस, कस्टमर डायरेक्टली पे करेगा तो भी टीडीएस कटता है, कस्टमर अमेजॉन की तरह थ्रू पे करेगा तो भी टीडीएस कटता है। याद करो, ये दोनों पॉइंट कवर्ड है। 194 के अंदर 1% टीडीएस कटेगा। अच्छा सर, 4,90,000 है तो एग्जेम्पशन नहीं मिले? नहीं नहीं, वो 5 लाख का एग्जेम्पशन सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है। वो भी अगर इंडिविजुअल एचयूएफ पैन आधार देगा तो, नहीं तो वो भी एप्लीकेबल नहीं है। वो 5 लाख का एग्जेम्पशन सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? यतिन लिमिटेड इज लोकेटेड इन कंट्री एक्स। कंट्री एक्स में यतिन लोकेटेड है, एक एनजे में लोकेटेड है। एनजे क्या होता है? नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया, जिसको हमारी सरकार नोटिफाई करेगी, जिसको अभी तक किसी को किया नहीं है। पहले साइप्रस को किया था, उसको भी निकाल दिया। अभी आर्मो लिमिटेड एक इंडिया की कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी, वो यतिन को कुछ सामान बेच रही है। तो याद करो, अगर इंडिया की कंपनी कोई कोई अगर एनजे के अंदर लोकेटेड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करती है तो वो डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज होता है, वो डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको उसका ट्रांसफर प्राइसिंग निकालना है और कुछ नहीं। इवन दो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है, फिर भी वो डीम्ड होता है। एनजे के साथ जो लोकेटेड लोग हैं उनके साथ ट्रांजैक्शन करोगे, वो डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। तो ये अपन थर्ड पार्टी को कितने में बेच रहे हैं? 13 करोड़ में। और ये यतिन को कितने में बेच रहे हैं? 11.75 करोड़। तो अनकंट्रोल प्राइस कितना है? 13 करोड़। उससे शुरू करो और यहां पर दो छोटे से फंक्शनल डिफरेंसेस हैं। एक तो आपका इंश्योरेंस और फ्रेट का है, उसको माइनस करो, और एक आपका कुछ दूसरा आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विसेज है, उसको माइनस करो। वो दो माइनस करोगे तो आपको आपका आर्म्स लेंथ प्राइस आ जाएगा। उसको कंपेयर करो एक्चुअल सेलिंग प्राइस से और फिर जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो ऐड बैक कर दो, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दिस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, नथिंग ग्रेट एज सच। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन है हमारा केस लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला एयर इंडिया का केस लॉ है। यहां पर क्या हो रहा है? एक अससी है, अससी ने कुछ इंजन लीज पे लिया है किसी फॉरेन कंपनी से, ठीक है। सपोज मैं अससी हूं, मैं फॉरेन कंपनी से इंजन लीज पे ले रहा हूं। अब उस फॉरेन कंपनी का इंडिया में कोई पी नहीं है, उस फॉरेन कंपनी के पास पैन भी नहीं है, ठीक है।
तो मैंने उसको जो भी लीज पेमेंट किया ना, उस पे मैंने 10% का टीडीएस काट लिया एज पर डीटीडब्ल्यू। डीटीडब्ल्यू के हिसाब से मैंने 10% का टीडीएस काट लिया। अब असेसिंग ऑफिसर बीच में आता है, बोलता है नहीं नहीं, ऐसे कैसे आपने 10% का टीडीएस काट लिया, आपको तो 20% का काटना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि सामने वाले के पास पैन नहीं है ना। तो मैंने क्या बोला, भाई पैन नहीं है मैं मानता हूं, लेकिन डीटीडब्ल्यू में जो रेट बोला गया उससे ज्यादा तो टीडीएस में काट नहीं सकता हूं। पैन हो या नहीं हो उससे क्या फर्क पड़ता है। देयरफॉर मैटर चला गया कोर्ट में। कोर्ट ने क्या बोला पता है, जो आपका हायर पैन का प्रोविजन है ना 206AA, वो कब एप्लीकेबल है, जब आप इनकम टैक्स के रेट से कंपेयर करोगे, आप डीटीडब्ल्यू के रेट से मत कंपेयर करो। अगर डीटीडब्ल्यू ने बोल दिया 10%, अब किसी का बाप उसको हायर रेट पे टीडीएस नहीं कटवा सकता है। ये बोलना चाहता है सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड। चेक करो प्लीज। तो यहां पर एक बार आपका डिसाइड हो गया कि डीटीडब्ल्यू में 10% है। अब सामने वाला पैन दे नहीं दे, पैन दे रहा है नहीं दे रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। टीडीएस 10% से ज्यादा नहीं हो सकता इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है। चेक करो, ये बोला गया यहां पर। नेक्स्ट वाला, ये वाला बहुत ही सिंपल सा केस लॉ है, सीआईटी वर्सेस टोनी इलेक्ट्रॉनिक्स का। और इसके ऊपर पुराना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, हिंद वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका नाम मैं क्लास में आपको बोला करता था। अब यहां पे क्या हो गया, अससी से गलती हो गई। अससी से क्या गलती हो गई, उसने ना डेप्रिसिएशन माइनस करने के बदले, ऐड करने के बदले ना 10 लाख का डेप्रिसिएशन ऐड करने के बदले उसने 10 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। तो 10 लाख का ऐड करने के बदले 10 लाख का माइनस कर दिया, तो इसको डबल डिडक्शन मिल जाएगा ना 20 लाख रुपए का। समझ आया कि नहीं आया। तो 10 लाख रुपए का ऐड करना था, उसने 10 लाख रुपए माइनस कर दिया। तो अब वो अससी को भी नहीं याद है, एओ को भी नहीं समझा, किसी को नहीं समझा, ठीक है। उसके बाद अससी अपील में चला गया, कोई और इशू को लेकर, कोई और इशू को लेकर अससी अपील में चला गया, ठीक है। अससी अलग कोई और इशू, ये अपील, ये इशू नहीं, ये डेप्रिसिएशन का इशू नहीं, कोई और इशू को लेकर अपील में चला गया। उसके बाद अपील डिसाइड हो गया, एओ ने अपील के ऑर्डर का इफेक्ट दे दिया। अब उसके बाद एओ बोलता है कि मैं तेरा ऑर्डर रेक्टिफाई करूंगा। तो सवाल ये उठ रहा है कि जो 4 साल का टाइम लिमिट है वो कहां से काउंट होएगा, वो एओ के ओरिजिनल ऑर्डर से काउंट होएगा, या जो ये रेक्टिफाइड, ये जो अपील ऑर्डर है वहां से काउंट होएगा, ठीक है। तो समझ में आया तुमको मेरा क्वेश्चन क्या है। तो अब एओ क्या बोलता है, ये डबल डिडक्शन को मैं रेक्टिफाई करूंगा, अपेरेंट मिस्टेक है। तो 4 साल का पीरियड या ओरिजिनल टाइम लिमिट से काउंट होगा, या ये 23 जुलाई से काउंट होगा। यहां पर इंस्टीट्यूट ने दो अलग व्यू दिया है। अगर आप टोनी इलेक्ट्रॉनिक्स का केस लॉ फॉलो करोगे तो उसके हिसाब से आपको 4 साल, ये अपील वाला ऑर्डर है ना, वहां से आपको 4 साल काउंट करना चाहिए। लेकिन अगर आप एलिगेंटर एंड फाइनेंस लिमिटेड का केस लॉ अप्लाई करोगे, जो अपन ने सेक्शन 263 में पढ़ा था, तो उस केस में बोला गया है कि आपको 4 साल का पीरियड यहां से काउंट करना चाहिए। तो आप लेट हो चुके हो, तो आपको एग्जाम में जो करना है करो, दोनों सही है, ठीक है। दोनों के हिसाब से आपको आंसर चल जाएगा एग्जाम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाला, एक डोमेस्टिक कंपनी है, उसने टीडीएस वीडीएस काटा है, काटने के बाद टीडीएस वीडीएस भरने में थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। काटने के बाद टीडीएस वीडीएस भरने में थोड़ा लेट हो गया। तो एओ ने क्या कर दिया, एओ मतलब जो भी वहां पर उस टाइम पे कमिश्नर था, एडिशनल कमिश्नर ने उसको शो कॉज नोटिस भेज दिया, पेनाल्टी लगाने के लिए 271C की, और उसने इंटरेस्ट भी लगाने के लिए नोटिस भेज दिया कि 201 सबसेक्शन 1 में इंटरेस्ट लगाऊंगा। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या एओ ऐसा कर सकता है, क्या अससी ने टीडीएस काटा, हाँ लेट काटा, लेट भरा, जो भी किया लेट किया, तो क्या 271C की पेनाल्टी लग सकती है। देखो 271C की पेनाल्टी ना सिर्फ लेट डिडक्शन के लिए, लेट पेमेंट के लिए नहीं है। लेट पेमेंट के लिए आप 271C की पेनाल्टी नहीं लगा सकते हो। लॉ के अंदर बहुत क्लियरली लिखा है, 271C इज फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस, इट इज नॉट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टीडीएस। अगर एसएससी ने पेमेंट नहीं किया टाइम पे, तो उसके लिए आप 271C मत लगाओ। हाँ, अगर पेमेंट टाइम पे नहीं करता है, आप इंटरेस्ट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट आप लगा सकते हो। बट 271C इज ओनली फॉर फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस, इट इज नॉट फॉर फेलियर टू पे द टीडीएस। देयरफॉर दोनों चीज के ऊपर पेनाल्टी लगाना गलत बात है। हाँ, इंटरेस्ट लगाओ 201 सबसेक्शन बनेगा फॉर लेट पेमेंट, लेकिन आप पेनाल्टी फॉर लेट पेमेंट नहीं लगा सकते हो, ठीक है। अगले दो क्वेश्चन कुछ थियरी क्वेश्चन है, वो आप देख लेना एक बार, कुछ इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, और वैसे भी लास्ट अटेम्प्ट में आए तो अभी वापस से रिपीट तो होने नहीं वाले, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ आता हूं, वो एक क्वेश्चन नंबर 6 है, सीए के ऊपर है। एक ट्रैवल एजेंट था, उसके पास कुछ एक क्लब यू ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है, वो ट्रैवल एजेंसी है, वो कुछ अमाउंट बाहर भेजती है, इंडिया के बाहर सब्सटैंशियल रेमिटेंस करी उसने, ठीक है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला कि इस ट्रैवल एजेंट ने इंडिया के बाहर बहुत पैसा रेमिट किया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना काम शुरू किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, फॉर्म 15CB कलेक्ट किया, चार्टर्ड अकाउंट से मंगवाया, फिर लिस्ट ऑफ पैसेंजर कलेक्ट किया, पासपोर्ट मंगवाया, उनका डेट ऑफ ट्रैवल मंगवाया, इनवॉइस मंगवाया उनसे, ठीक है। बाद में पता चला इंक्वायरी पे कि भाई ये तो कभी कस्टमर, कभी ये जो कस्टमर्स थे ना, जो ये तो कभी जिंदगी में बाहर गए नहीं, इनके पासपोर्ट के ऊपर कोई थप्पा ही नहीं है, और ये कस्टमर ने खुद एडमिट किया, पैसेंजर भी बोलता है कि मैं तो कभी नहीं किया, ये तो मेरा फेक नाम डाला इन्होंने। बाद में पता चला डिपार्टमेंट कंडक्टेड देयर दैट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंक्लूड करती है कि ये सारे के सारे पैसे इंडिया के बाहर रॉन्ग रीजंस के लिए
लिए रेमिट किया था। ये सारा का सारा फेमा वायलेशन है। और जो सीए ने फॉर्म 15 CB दिया था वॉज अ वाइटल डॉक्यूमेंट, वहां से पता चला। ठीक है, उसके बाद कुछ लगभग 35 करोड़ रुपए इंडिया के बाहर इन्होंने ट्रांसफर किया। तो अब सीए के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि भाई तूने फॉर्म 15 CB भरने के पहले ठीक से चेक नहीं किया। सीए क्या बोलता है, मैंने तो भाई केवाईसी चेक किया था और जो कंपनी ने जो इनवॉइस दिया था वो मैंने चेक किया, बस उस बेसिस पे मैंने उसको साइन कर दिया। और सी इंस्टीट्यूट बोलता है, अब देखो लड़ाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नहीं है, लड़ाई सीए और सीए इंस्टीट्यूट की है। इंस्टीट्यूट बोलता है कि तू गिल्टी है अंडर क्लॉज 7 एंड क्लॉज 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। सीए बोलता है मैंने क्या गलती किया। इंस्टीट्यूट बोलता है सबसे पहले सीए हैज टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तेरे को पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना चाहिए, तो टीडीएस रेट चेक करना चाहिए, बराबर टीडीएस काटा कि नहीं काटा। ठीक है, देखो अग्रीमेंट वेरीफाई करना चाहिए एसएससी का कि ये फॉर्म 15 CB भरने के पहले खाली साइन करके पैसा लेने का काम नहीं है तुम्हारा, तुमको साइन करते समय तुम्हारी बहुत जिम्मेदारी है। बट ही हैज ओनली वेरीफाइड द केवाईसी, तुमने सिर्फ केवाईसी वेरीफाई किया है, देयरफॉर यू विल बी गिल्टी अंडर क्लॉज 8 एंड क्लॉज 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। आपके ऊपर हम ये इल्जाम लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला एक बंदा है मिस्टर डी। इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत लोगों ने मिस्टेक किया होगा। इस क्वेश्चन में देखो बहुत लोगों ने अपना लॉजिक लगाया होगा क्योंकि पढ़ के तो जाते नहीं है सब। मिस्टर डी, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक्स है, मिस्टर डी के पास कुछ एफडी है। ठीक है, कितने का एफडी है, 50 लाख रुपए का। तो अब उसने क्या किया, 50 लाख रुपए का एफडी ना अपने ना मेजर सन को दे दिया जो 18 साल का हो रहा है। ठीक है, 18 साल के बच्चे को उसने अपना एफडी गिफ्ट कर दिया। ठीक है, एफडी गिफ्ट कर दिया, क्यों गिफ्ट कर दिया, क्योंकि 18 साल के बच्चे की कोई और इनकम नहीं है ना, तो उस एफडी का इंटरेस्ट क्या होगा, उसके हाथ में टैक्स हो जाएगा। अब देखो अगर मेरी बहुत ज्यादा इनकम है, 50 लाख रुपए की एफडी है मेरे पास और भी इनकम मैं कमाता हूं, तो एफडी पे मेरे को टैक्स लग जाएगा। तो मैंने अपने बच्चे को गिफ्ट कर दिया, अपने बच्चे को गिफ्ट करने पे क्या हो गया, वो इनकम उधर शिफ्ट हो गई। तो क्या ये मैं टैक्स प्लानिंग कर रहा हूं, इवेजन कर रहा हूं, मैनेजमेंट कर रहा हूं? प्लानिंग कर रहे हो। सर क्या बात कर रहे हो, कैसे प्लानिंग कर रहे हो? ये प्लानिंग है बेटा, लॉ में थोड़ी मना किया है, लॉ में क्लबिंग नहीं होता इसका, इसका क्लबिंग अलाउड ही नहीं है लॉ में। लॉ में माइनर बच्चे को दोगे तो क्लबिंग है, मेजर बच्चे को दोगे तो क्लबिंग नहीं है। यहां पर क्लबिंग का प्रोविजन नहीं है, ये अलाउड है इनकम टैक्स लॉ में, करो बिंदास। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेकंड वाला क्यों टैक्स प्लानिंग है, क्योंकि लॉ में रोका नहीं है, ये चीज लॉ ने रोका नहीं है, इसलिए टैक्स प्लानिंग है। नेक्स्ट, मिस्टर राम की एनुअल इनकम कितनी है, 49.5 लाख उसकी एनुअल इनकम है, कमीशन को छोड़ के। तो 49.5 लाख की एनुअल इनकम है, कमीशन भी कमाता है कुछ वो। अब मुझे बताए कि 49.5 लाख 50 लाख के करीब है, 50 लाख से ज्यादा कमाऊंगा तो सरचार्ज लग जाएगा। तो मैंने क्या सेटिंग किया, मैंने जो सेटिंग किया जो पूरा देश कर रहा है बाहर बैठ के, मैंने क्या किया, 6 लाख रुपए का मुझे कमीशन जो मिलने वाला है ना, तो मैंने सामने वाले को बोला कि मेरी बीवी के अकाउंट में डाल दे भाई, मेरी बीवी के अकाउंट में वो कमीशन डाल दे। तो उसने मेरी बीवी के अकाउंट में कमीशन डाल दिया, उसके नाम पे टीडीएस भी काटा। तो बाद में डिपार्टमेंट को पता चला। क्या ये टैक्स इवेजन है कि नहीं है? डेफिनेटली ये टैक्स इवेजन है। ऐसे आप अपनी इनकम किसी और के अकाउंट में थोड़ी ले सकते हो, जो लेते हो आप वो बात अलग है, प्रैक्टिकल लाइफ में करते हो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो तो देयरफॉर ऐसे जो आपकी इनकम थी आप क्यों अपने नाम पे नहीं ले रहे हो, क्योंकि 49.5 लाख ऑलरेडी आपने कमा लिया है। अब अगर आपने अपने नाम पे ले लिया तो सबसे पहले 30% टैक्स लग जाएगा और उसके ऊपर 10% सरचार्ज भी लग जाएगा। ठीक है, और बीवी की यहाँ पर बहुत ज्यादा इनकम नहीं है, तो आप इसलिए क्या कर रहे हो, वहां पर बीवी के नाम पे, वाइफ हैज नो अदर इनकम, तो इसलिए वाइफ के नाम पे लेकर आप उधर एग्जाम्पशन एंजॉय करोगे। ठीक है, देयरफॉर ये टैक्स इवेशन का सीधा सीधा केस है। एंड वन लास्ट क्वेश्चन ओवर हियर, पे अटेंशन प्लीज, इसके बाद मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ लास्ट क्वेश्चन है। एक नॉन रेसिडेंट है, उसने क्या किया, उसने एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारी इंडियन कंपनीज के साथ। ठीक है, बहुत सारी इंडियन कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टेलीफोन्स, और उसने एडवांस रूलिंग को एप्लीकेशन दिया रूलिंग के लिए। ठीक है, कि मेरे को बताओ मेरी टैक्स लायबिलिटी कैसे आएगी। ठीक है, मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी मेरे को बताओ। तो नॉन रेसिडेंट ने खुद एप्लीकेशन दिया। अब और वन ऑफ द अबव सेड कंपनी, अब इसने बहुत सारी कंपनीज के साथ ट्रांजैक्शन किया है ना कॉन्ट्रैक्ट, उसमें से एक कंपनी ने, उसने भी एप्लीकेशन दिया है और पूछ रहा है कि बताओ कि मेरा टैक्स इंप्लीकेशन कैसे आएगा। तो देखो लॉ के अंदर एक प्रोविजन है, अगर आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग है तो आप एडवांस रूलिंग के पास नहीं आ सकते हो। तो देखो अब इसमें दो व्यू है, किसका एप्लीकेशन पेंडिंग, जिसने एप्लीकेशन दिया उसका पेंडिंग, या किसी और का एप्लीकेशन भी पेंडिंग होगा तो भी चलेगा। तो इसमें दोनों व्यू है। एक व्यू ये है कि अगर एक केस में ये चेक करना होता है जिसने एप्लीकेशन दिया उसका अगर पहले से कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है तो एडवांस रूलिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरा स्ट्रेंज व्यू, अजीब व्यू ये है कि पूरे देश में किसी ने भी अगर एप्लीकेशन दिया है उस मुद्दे पर और वो पेंडिंग है तो आप भी नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ने बोला ये दोनों व्यू में से कोई भी व्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों व्यू करेक्ट है। ठीक है, दोनों व्यू लॉ के हिसाब से भी करेक्ट है, क्योंकि लॉ में इसमें मिस्टेक थी, एक लंबी कहानी, अभी उसके अंदर मैं आज नहीं घुस सकता हूं। तो यहां जाकर मेरा ये मई 2024 का पेपर भी खत्म हो गया। अब इस पूरे कंपाइलेशन में से एग्जाम के दिन आप क्या करोगे, आप आरटीपी अच्छे से देख लेना। आरटीपी ये वाले कंपाइलेशन का, बाकी 23 पेपर्स का कंपाइलेशन बहुत अच्छे से देखना, ये वाले कंपाइलेशन का आरटीपी बहुत अच्छे से देख लेना। और
ये पेपर एक बार अगर टाइम मिले तो देख लेना। बाकी एमटीपी इस कंपाइलेशन का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसके अंदर तो सब रिपीटेटिव क्वेश्चन ही है, आपको कुछ बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ जाकर हमारे 27 पेपर्स का कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाता है बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। आप लोगों के दिमाग के तार तार खुल गए होंगे ये कंपाइलेशन देख के। आप लोग स्पेशली जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा है, अनफॉर्च्यूनेटली मेरे लिए भी, क्यों मुझे सौभाग्य नहीं मिला आपको पढ़ाने का। और आप कैसे सोचते हो मुझे नहीं पता। आप जिससे भी पढ़े हो बहुत अच्छा पढ़े हो, डोंट वरी, हर टीचर अच्छा होता है। लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से एक यूनिक काम किया था, सारे देश के बच्चों के लिए और सिर्फ़ अपने स्टूडेंट्स के लिए मैंने बोला इन जनरल मैं सबको दूँगा ये। तो ये मैंने इन जनरल सबके लिए दिया। मैंने सिर्फ़ अपने स्टूडेंट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखा, मैं चाहता था कि मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा मिले और जिन लोगों ने भी इस पर्टिकुलर चीज़ का फ़ायदा उठाया है, उनको बहुत अच्छे नंबर आए हैं पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट में। क्योंकि मैं ये मई 2023 से करना शुरू किया हूँ। मई 23, नवंबर 23 एंड मई 24 3 अटेम्प्ट से, ये चौथा अटेम्प्ट है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ, मेरे स्टूडेंट हो, नहीं हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आई लव यू ऑल, आई रिस्पेक्ट यू ऑल। और मुझे मैंने देखा है कि मेरे वीडियोज़ के नीचे अगर 100 कमेंट आते हैं तो उसमें से एक भी कमेंट नेगेटिव नहीं आता है, वो बहुत बड़ी बात है। तो आई थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग मी, क्योंकि मेरी हेल्थ भी थोड़ी-सी चल रही है अजीब, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। अभी भी जब लेक्चर ले रहा हूँ पूरे कान में आवाज़ बज रही है पूरा टाइम। मेरी आवाज़ गूंज रही है, टक कट, कट कट, कट कट, कट कट आवाज़ आ रही है पूरे कान के अंदर। तो लेकिन मेरा जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट है, जो मेरे से होगा वो मैं बिल्कुल करूँगा। एज़ फार एज़ द मैराथन इज़ कंसिडर्ड, मैराथन का मेरा दिल अभी भी गवारा नहीं कर रहा है कि मैं मैराथन लूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, पिछले पता नहीं जब से मैराथन का कॉन्सेप्ट आया, मैं तब से हमेशा कहता हूँ कि मैराथन ऑन अ डे बिफोर एग्ज़ाम डज़ नॉट हेल्प अ स्टूडेंट। ये मैंने पहले भी पोस्ट डाला है, जाके चेक करना। लेकिन मैं आपके बोलने पर मैं लेने की कोशिश कर रहा था, बट आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू टेक दैट। मैं शायद हेल्थ की वजह से भी नहीं ले पाऊँगा, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, मेरा दिल भी नहीं गवारा कर रहा है कि मैं वो लूँ, फिर 7-8 घंटे लूँ और आपका मैं समय बर्बाद करूँ। मेरे हिसाब से मैराथन लेना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरा ओपिनियन है। मैं किसी टीचर पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ। जो टीचर ले रहे हैं वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत एफर्ट्स लगते हैं उसमें। तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आई रिस्पेक्ट एवरी टीचर, भले वो नए टीचर है, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, भले वो पुराने टीचर है हमारे जैसे, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। नए टीचर भी मेहनत कर रहे हैं, पुराने भी मेहनत कर रहे हैं। नए टीचर इनोवेटिव तरीके से मेहनत कर रहे हैं, हम अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं। हम भी थोड़ा बहुत तो इनोवेशन कर ही लेते हैं, जैसे कि ये वीडियो हमने बनाया और जैसे कि हमने आपके लिए एमसीक्यू केस सिनेरियो का वीडियो बनाया और जैसे हमने टोटल इनकम के एडजस्टमेंट का ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों को बनाया, बहुत प्यार मिला मुझे आप लोगों से। तो मैं मैराथन तो नहीं ले पाऊँगा, बट मैं आप लोगों के लिए एबीसी एनालिसिस डाल दूँगा अगले 2-4 दिनों के अंदर और मैं आप लोगों के लिए ये भी डाल दूँगा, हाउ टू रिवाइज़ डायरेक्ट टैक्स अ डे बिफोर एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? ये कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कर लूँगा। मैराथन नहीं करने का 2 ही कारण है। मेरी हेल्थ तो ठीक है, चलो वो तो हेल्थ तो एक सब्सीक्वेंट चीज़ है, वो हो जाएगी, वो तो ठीक है। 1 आध दिन मैं ले भी सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है बहुत बड़ी चीज़। आई कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 5-5 मिनट्स इन बिटवीन आफ्टर एवरी 2 आवर्स एंड आई कैन टेक, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट मेरा दिल ही नहीं गवारा करता ये चीज़ के लिए कि मैं आप लोगों का समय बर्बाद करूँ। मैं 8-9 घंटे तक आपको पढ़ाऊँ और मैं बोलते रहूँगा, आप सुनते रहोगे और वो बहुत पेस में बहुत स्लो हो जाता है ना वो इंसान उस दिन। आपके पास ऑलरेडी रिविज़न वीडियोज़ है, आपके पास ऑलरेडी कंपाइलेशंस है, एमटीपीज़ है, आरटीपीज़ है, पास्ट पेपर्स है, एमसीक्यूज़ है, टोटल इनकम एडजस्टमेंट्स है। जितने टाइम में आप वो मैराथन देखोगे 8-9 घंटे में, उससे आधे समय में उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर लोगे आप एग्ज़ाम के दिन, ठीक है? तो एग्ज़ाम के दिन बैठकर मैराथन टीचर का सुनना मेरी नज़र में वो ठीक नहीं है। अभी कोई ले रहा है तो उसको लेने दो भाई, अच्छी बात है, वो मेहनत कर रहा है, तो मैं किसी की मेहनत पे क्वेश्चन नहीं उठाना चाहता हूँ, ठीक है? तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, ठीक है? बाय ऑल ऑफ यू, सी यू सून, बाय।